Hello friends, you are most welcome to my channel. I am doing good and I also expect that you all are doing extremely well. So it's chapter number 3, but before starting let me tell you that what we have completed till now. We have completed SQC1 and SA 220 का एक comparative study in our lecture number 1. Then we have covered SA 700 series जहाँ पर हमने SA 700, 701, 705 and 706 cover किया था. After that we have कवर इंटायर 200 सीरीज जिसमें हमने ऐसे 200, 210, देन 230, 260 एंड 265 कवर किया था. 240, 250 एंड 299 हम बाद में कवर करें. जैसे मैंने आपको पहले बताया है दैट 299 विल कवर विद ऐसे 600 सीरीज. ठीक है. एंड अब बारी आती है हमारी 300 सीरीज़ की. बट 300 सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आज आपको 300 सीरीज़ एंड 315 इस पर्टिकुलरली ऐसे 300 एंड 315 पर बात करूंगी. इसके कॉन्सेप्ट्स हम समझेंगे, उसको लर्न करेंगे एंड उसके बाद मैं आपको थोड़ा फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग देना चाहती हूँ. फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट, जिससे आपका बेस बिल्कुल क्लियर हो जाए. जस्ट लाइक टीओसी टीओडी क्या होते हैं, व्हाट आर द असर्शंस एंड ऐसे जो ऑडिट टर्म्स होते हैं उसकी मैं आपको फंडामेंटल नॉलेज दूंगी. एंड उसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर ऐसे नंबर 320 एंड 330. तो ये अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट एंड ऐसे 320, 330 विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. In this video we will cover thoroughly essay 300 and 315 जिसमें काफ़ी सारा लर्निंग करने को भी है एंड इससे अनडाउटली इंस्टीट्यूट क्वेश्चन बनाता है. ठीक है. सो यहाँ पर क्या था, जब मैंने चेक किया तो ऐसे 300 का तो इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा कंटेंट डाला हुआ है एंड इससे अच्छा कंटेंट मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि इसके अलावा कुछ एग्जाम में आ सकता है. बहुत अच्छा कंटेंट इंस्टीट्यूट ने चूज़ करके मॉड्यूल में डाला है. बट ऐसे 315 पर इंस्टीट्यूट ने कोई कंटेंट नहीं डाला है. ठीक है. हमारे मॉड्यूल में बस ये लिखकर छोड़ दिया है कि इंटर में जो आपने अंडरस्टैंडिंग ली थी दैट इज़ इनफ फॉर कवरिंग ऐसे 315 इन सीए फाइनल ऑडिट. सो इसके लिए मैंने क्या किया है, एज यूजुअल मैंने आपके लिए हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर किए हैं. वो हैंड रिटन नोट्स यू कैन गेट फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल. So let's proceed with chapter number 3, audit planning, strategy and execution. Yeah, it is saying that if you are failing to plan, अगर प्लान करने में कहीं चूक हो गई then you are planning your failure. तो कहीं ना कहीं आप अपने फेलर प्लान करो. So जब ये हम अपने ऑडिट सीए फाइनल ऑडिट के सिलेबस में सीए फाइनल ऑडिट को कंप्लीट करने में लगाते हैं यही सेम चीज़ कि हम अपनी अच्छे से प्लानिंग करते हैं, अच्छे से उसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड उसका रिजल्ट मिलता है. तो जब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर ये बात आती है तो क्या हम उससे प्लानिंग से चूक जाएंगे? नहीं, हमें तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बहुत अच्छे से प्लान करना. सो यहाँ पर हम प्लानिंग से रिलेवेंट जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें समझेंगे, उसको याद करेंगे एंड प्रैक्टिस सेशन में जाकर हम उसको रिकॉल करेंगे एंड उसकी राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे. ओके. सो लेट्स प्रोसीड विथ आवर ऐसे 300 जिसमें या कम टू पेज नंबर 3.4. पेज नंबर 3.4 everyone, come to page number 3.4. Here the very first point the ICI module cover over here is benefit and advantage of planning in an audit of financial statement. अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट प्लान कर रहे हैं तो उसके बेनिफिट एंड एडवांटेज क्या होंगे, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है 4 मार्क्स के लिए. अनडाउटली ये एक बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है एंड इसमें कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं चाहिए. सिर्फ इसको हमें याद करना है एंड याद करके ये 4 मार्क्स आर आर्स. सो लेट्स लर्न दिस. बट आई वॉन्ट टू गिव यू सम अंडरस्टैंडिंग, बट यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है. सो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा प्लानिंग के बारे में और समझा दूँ. ओके. मैं बस वही ढूंढ ही रही थी बट मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर ऐसा कुछ. ठीक है, जितना कुछ है हम यहाँ से ही पढ़ते हैं.
SA300 प्लानिंग बेनिफिट को कवर करने से पहले मैं आपको एक ओरल अंडरस्टैंडिंग दे रही हूँ। सो बस अंडरस्टैंडिंग पर्पस लिए आप उसे समझ लो, एंड जो हमारा लर्निंग का पार्ट शुरू होगा वो हमारा 3.4 पेज नंबर से ही स्टार्ट होने वाला है। सो SA300 इज़ अबाउट प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट प्लान करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या फैक्टर कंसिडर करने चाहिए, SA300 उस पर हमें गाइडेंस देता है। ठीक है, प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, कैसे हमें स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, देन प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, कैसे हमें ऑडिट प्लान डिटर्मिन करना चाहिए, ऑडिट प्लान कैसे हमें राइट डाउन करना चाहिए, ये सब बातें हमें कौन बताता है, SA300। ठीक है, तो हम उसके ही रेफरेंस में सब बात करेंगे। सो कम टू पेज नंबर 3.4, बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ प्लानिंग इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ प्लानिंग इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? अटेंशन टू इम्पॉर्टेंट एरिया। जब हम पूरी तरह से प्लानिंग कर लेंगे, जब हम अच्छे से सब कुछ प्लान कर रहे होंगे, तो ये बताओ मुझे, क्या जो इम्पॉर्टेंट एरियाज होंगी क्या उस पर हमारा स्पेशल फोकस होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि जब हमने सारे इम्पॉर्टेंट पार्ट लिख लिए हैं तो हम स्पेशल एरियाज, जो इम्पॉर्टेंट एरियाज होंगे उस पर हम स्पेशल फोकस करेंगे। सो इट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ planning. Okay, while we make our audit plan, we will take care that जो हमारे इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे हम उस पर स्पेशल फोकस करें, स्पेशल अटेंशन दें। देन टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम। जो भी हमें ऑडिट करने में जो भी इश्यूज रेज होंगे हमारे पास लिखे होंगे कहीं ना कहीं। जब हमारे पास लिखे होंगे और हम ऑडिट फाइल को देख रहे होंगे तो हमें याद आएगा, अरे ये भी तो इशू था जो भी रिजॉल्व होना है या उस रिजॉल्व होने से बचा, तो हम उस पर कोई एक्शन ले पाएंगे। और वही अगर हमने कोई प्लानिंग नहीं की, अनप्लान बेसिस कुछ भी चल रहा है, मतलब बस उठे 11 बजे पहुंचे क्लाइंट के वहाँ और जाकर बैठकर चले आए, तो क्या ऑडिट की कोई क्वालिटी होगी? क्या हमें अगर कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम डे 1 पर मिली है तो क्या हम उसको डे 30 तक याद रख पाएंगे कि 1 महीने बाद हमको याद आ रहा है कि अरे एक इशू ऐसा भी था, वो रिजॉल्व हुआ था कि नहीं हुआ था, ये भी हमें याद नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये अगर हम एक प्रॉपर प्लान बनाएंगे तो उसमें हम ये सब चीज़ें नोट डाउन करेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्लानिंग ये सब चीज़ें हमें हेल्प करेंगी फॉर द टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम। देन प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट एंगेजमेंट हमने पढ़ा था SA210 के अंदर। ओके, SA210 के अंदर हमने ऑडिट एंगेजमेंट पढ़ा था। तो उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज कैसे रख सकते हैं एंड उसका मैनेजमेंट कैसे चलेगा। ठीक है, मैनेजमेंट इन द सेंस कि हम ऑडिट एंगेजमेंट को कैसे मैनेज करें, ये सब हम क्या करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं। देखो, प्लानिंग 2 तरह की होती है, एक होती है प्रिलिमिनरी एंड एक होती है पोस्ट एंगेजमेंट। तो जो प्रिलिमिनरी प्लानिंग हमारी होती हैं, जो ऑडिट एंगेजमेंट में एंटर करने से पहले होती हैं, तो वो हमारे ऑडिट एंगेजमेंट की प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उसको डिटरमिन करती हैं। ओके, बट हमारे SA300 में हमारी जो प्लानिंग कवर है वो है हमारी पोस्ट प्लानिंग। मतलब कि जब हमारा ऑडिट स्टार्ट हो गया उसके बाद की प्लानिंग हमारी SA300 में कवर है। देन प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम। जब हम प्रॉपर प्लानिंग बना लेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारी एंगेजमेंट टीम में कौन कौन सा मेंबर होना चाहिए। मींस अगर हमें पर्टिकुलरली ऑडिट करवाना है किसी फॉरेक्स ट्रांजैक्शन का, ट्रेजरी ट्रांजैक्शंस का, तो हमें एक ऐसा इंसान चाहिए होगा ऑडिट करने के लिए जिसको नॉलेज हो फॉरेक्स की। क्या आप सबको उठा के फॉरेक्स का जाकर ऑडिट करवा सकते हैं? नहीं, उसको तो जिसको अगर कोई नया बंदा है उसको लेकर जाएंगे तो उसको तो पहले समझना पड़ेगा फॉरेक्स क्या है, और फॉरेक्स समझते समझते ही ऑडिट का टाइम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आपको प्रॉपर सिलेक्शन करना होगा एंगेजमेंट टीम का। मीन्स इफ़ यू आर गोइंग टू चेक लोन बेस्ड, मीन्स कोई NBFC ऑडिट करनी, तब आपको पता होना चाहिए कि कोई ऐसा बंदा हो जिसको NBFC के नॉर्म्स पता हो। आपको IRDA की, मीन्स कोई इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिट करनी, तब आपको IRDA के नॉर्म्स पता होना चाहिए, ऐसा बंदा चाहिए आपको। सो आपको प्रॉपर सिलेक्शन करना होगा ऑडिट टीम का। ये आपको कैसे पता चलेगा? व्हेन यू प्लान ऑडिट इन ए प्रॉपर मैनर। देन डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम। एंगेजमेंट टीम को डायरेक्ट कर पाएंगे, सुपरवाइज कर पाएंगे ओनली व्हेन यू प्लान ऑडिट इन ए प्रॉपर मैनर। Then easy coordination in work done by auditor of components and auditor.
कंपोनेंट्स एंड एक्सपर्ट। जब आप ऑडिट पूरी तरह से प्लान करके रखे होंगे, प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रॉपर सबकी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो जो आपके टीम मेंबर्स होंगे, जो आपके इंगेजमेंट टीम के मेंबर्स होंगे, वो भी तो आपस में इजीली कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। उनको पता होगा ये पर्टिकुलर वर्क किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इट हेल्प्स इन ईजी कोऑर्डिनेशन इन वर्क डन बाय ऑडिटर्स ऑफ कंपोनेंट। जो भी हमारे ऑडिटर हैं, कंपोनेंट्स के ऑडिटर हैं, हम उनसे भी अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। जो एक्सपर्ट ओपिनियन हमने या हमारी एंटिटी ने, मीन्स ऑडिटी ने ले रखा है, ऑडिटी का मतलब क्लाइंट होता है अगर किसी को नहीं पता है, तो अगर क्लाइंट ने कोई एक्सपर्ट ओपिनियन ले रखा है तो हम उस एक्सपर्ट से भी कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ रही है, वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आ रही है। चाहे एक्सपर्ट अपना ओपिनियन दे या कोई दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द एंड हमारी आती है, बिकॉज वी आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, वी आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उस केस में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द एंड बनती है। तो हमारी ये प्रियोरिटी होनी चाहिए कि हम सारी चीज़ें वेल प्लान मैनर में करें। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ प्लानिंग इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसे याद कैसे करना है? देखो, प्लानिंग करने के लिए मैंने अपनी फर्म से 2 लोगों को भेजा, ठीक है। दे बोथ आर गर्ल्स एंड वो लोग जा रही थी, तभी उन्हें रास्ते में एक रेस्टोरेंट दिखा। द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट वॉज ईजी रेस्टोरेंट। द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट वॉज ईजी रेस्टोरेंट। मैं स्टोरी सुना रही हूँ, अच्छे से समझना, क्योंकि इस स्टोरी से ही आपको ये सब याद होने वाला है, ठीक है। तो द सीनियर गर्ल वॉज सेइंग कि चलो चलो हम ईजी रेस्टोरेंट चलते हैं। तो दूसरी गर्ल बोली नहीं नहीं नहीं, हम नहीं चलते हैं और फिर ऑडिट प्लानिंग में डिले होगा। तो द फर्स्ट गर्ल वॉज सेइंग नो नो, चल के थोड़ा सा बस खाकर और चले जाएंगे, ठीक है, कोई नहीं। दे बोथ वर गोइंग देयर, बट द सीनियर गर्ल स्टार्ट टेकिंग फोटोशूट। सो अंदर गर्ल से नो दी पोज एट इजी, मीन्स अभी पोज मत करो, दी पोज एट इजी, दी पोज एट इजी, अभी पोज मत करो, कहाँ पोज करना है? इजी में। सो राइट इट ओवर हेड, दी पोज एट इजी। इट माइट बी अ hypothetical story, but it will help you to remember this. What are the benefit of planning? ठीक है, the pose at easy। अब इसको कैसे लेना है? the for direction and supervision of engagement team, the direction and supervision of engagement team। pose, PO for proper organization and management of audit team। PO means proper organization and management of audit team। Wait, I want to take a different color। So proper organization and management of audit team, SE means proper selection of engagement team, ठीक है। The pose at, A for attention of important areas, A for attention of important areas, attention to important areas। T for timely resolution of potential problem, ठीक है। easy का क्या मतलब हुआ? easy coordination in work done by components and expert। easy का क्या मतलब हुआ? easy का मतलब हुआ work done by components and expert। easy coordination in work done by components and expert। So recall it again, D pose at easy। D means direction and supervision of engagement team, direction and supervision of engagement team। Pose proper organization and management of audit engagement, SE pose, PO means proper organization management of audit engagement, SE for proper selection of engagement team। At means attention to important areas, T for timely resolution of potential problem, ठीक है। attention to important areas, timely resolution of potential problem। easy mean easy coordination in work done by auditors of the components and expert। Again recall with me, D direction and supervision of engagement team, direction and supervision of engagement team। Pose for proper organization and management of audit engagement, SE selection of engagement team, ठीक है, proper selection of engagement team, SE।
S for selection, E for engagement team. Proper selection of engagement team at A for attention to important areas, T for timely resolution of potential problem. D post at easy. Easy means easy coordination in work done by auditors of component and expert. Easy coordination in work done by auditors of component and expert. हो गया ना, दी ने अच्छा पोस्ट दिया ना, while they were going to प्लानिंग फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो रास्ते में ही पोस्ट देने लग गई थी. दी मीन्स द सीनियर गर्ल. तो द जूनियर वॉज सेइंग दी पोस्ट एट इजी, हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं, हम वहीं पर पोस्ट देंगे. ओके, सो this was the benefit and advantage of planning in an audit of financial statement. I hope the story helps you to remember it for long term. Then nature and extent of planning. This is the question number 2. देखो, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो बेटर है कि इसको अभी से जल्दी जल्दी याद करके फिर हम आगे चलते हैं. नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग. व्हाट इज़ द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग? सो फॉर एज द नेचर ऑफ द प्लानिंग इज कंसर्न, इट वुड वेरी अकॉर्डिंग टू. कैसे वेरी करता है? इट वुड वेरी अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑडिट ऑफ द ऑडिटी. ऑडिटी मीन्स क्लाइंट. क्लाइंट की जो नेचर है एंड कॉम्प्लेक्सिटी है ट्रांजैक्शंस की, उनके बिजनेस ऑपरेशंस की, वो डिटर्मिन करता है कि आपकी प्लानिंग कैसी होगी. ठीक है, अगर क्लाइंट का नेचर ऑफ ऑपरेशंस बहुत बड़ा है एंड बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर का, मीन्स इतने ट्रांजैक्शन हैं, इतने आपस में ट्रांजैक्शन हैं कि मतलब एक मकड़ी का जाला बना हुआ, आपको समझ में नहीं आ सकता कि उसमें आपको कैसे डिटर्मिन करना है. विदाउट प्लानिंग यू विल नॉट बी एबल टू गेट कि वो एक्चुअली में ट्रांजैक्शन है क्या. तो इसके लिए इतने कॉम्प्लेक्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए आपको क्या करना होगा? प्रॉपर प्लानिंग. ठीक है, और प्रॉपर प्लानिंग क्या है ये डिटरमिन करने के लिए सबसे पहला फैक्टर क्या होता है? साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑडिटी. देन पास्ट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज. ऑडिटर ने पहले भी कई सारे ऑडिट किए होंगे, तो उसका पास्ट एक्सपीरियंस एंड उसकी डिफरेंट पॉइंट्स पर एक्सपर्टाइज भी उसको ये बताएगी कि आपका प्लानिंग का नेचर एंड एक्सटेंट क्या होना चाहिए. देन चेंजेस इन द सर्कमस्टांसेस. ऑडिटर ने प्लानिंग कर लिया, ओके, देन उसके बाद कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस मीन्स अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस अराइज हो गए जिसमें ऑडिटर को समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें. तो उसमें क्या करना होगा? आपको अपनी प्लानिंग चेंज करनी होगी और आपको न्यूली प्लान करना होगा एवरीथिंग. देन these are the 3 factors that will help you to determine what should be the nature and extent of planning. Again, recall with me: size and complexity of the auditee, past experience and behavior, then change in the circumstances. Okay, change in the circumstances. Size and complexity of the auditee, past experience and expertise, change in circumstances. Again, size and complexity of the auditee, past experience and expertise, change in circumstances, determine the nature and extent of planning. Okay, size and complexity of the auditee, past experience and expertise, then change in circumstances. PSPC. Okay, SPC. Size and complexity of the auditee, then past experience and expertise. Past experience and expertise. C for change in circumstances. C for change in circumstances. This will help you to determine the nature and extent of planning. Planning is a continuous process. प्लानिंग हमेशा चलती ही रहती है, कभी किसी चीज़ की प्लानिंग, कभी किसी चीज़ की प्लानिंग. जैसे हम लोग करते रहते हैं, आज एक पार्टी की प्लानिंग, कल दूसरी पार्टी की प्लानिंग. ऑल्दो आई एम नॉट टू मच इन्वॉल्व इन पार्टीज़ बिकॉज मेरे पास और भी ढेर सारा काम होता है, बट स्टिल जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ, नहीं मैं आपको चिढ़ा नहीं रही हूँ कि आप अपने इसी फाइनल की स्टडीज़ में इन्वॉल्व हैं. हाँ, तो मैं भी उतना ही मेहनत कर रही हूँ आपके लिए. नथिंग एज सच, मैं कोई बहुत ज़्यादा अच्छे से एंजॉय नहीं कर रही हूँ, मैं भी बहुत सारा काम करती हूँ. सो प्लानिंग इज़ नॉट अ डिस्क्रीट फेस ऑफ एन ऑडिट. प्लानिंग इज़ नॉट अ डिस्क्रीट फेस ऑफ एन ऑडिट बट रेदर ए कॉन्टिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस. ठीक है, देखो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इट माइट हैपन दैट इट मे अपियर इन द एग्जामिनेशन अगेन. सो व्हाट आई वांट यू टू remember this, only the part that I mark over here, you need to remember only that portion.
It often begins shortly after the completion of the previous audit and continues until the completion of the current audit engagement. इतना ही आपको याद करना है. So mark it over here till here. So planning is not a discrete phase of an audit. Planning is not a discrete phase of an audit. First point, not a discrete phase of an audit. ठीक है. Rather a continual and iterative process. मीन्स ये एक कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है. अगर आपकी पूरी फुल फ्लैश प्लानिंग हो गई है उसके बाद भी देयर माइट बी सर्कमस्टांसेस दैट में लीड यू टू चेंज योर ऑडिट प्लान. ओके, ऐसी सिचुएशन हमेशा आती ही रहती है. कभी आपकी प्लानिंग फुल फ्लैश हो ही नहीं सकती. सो प्लानिंग इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. It often begins shortly after the completion of the. जब आपकी ऑडिट ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद में ये अगली ऑडिट के लिए शुरू हो जाती है. एंड कंटिन्यूज अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द करंट ऑडिट एंगेजमेंट. ठीक है, प्रीवियस ऑडिट ख़त्म होने के बाद अगली ऑडिट के लिए आपको अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर देनी होती है. बस यही लिखा है. एंड वी आर डन विद द प्लानिंग ओवर हेयर. ठीक है, इसको बस इतना मार्क कर लो. आपको क्या याद रखना है? मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको 2 पॉइंट्स याद रखने. इट्स नॉट ए डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट, इट्स रेदर अ कॉन्टिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस. इतना याद रखना है. एंड इट बिगिन शॉर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस ऑडिट एंड कंटिन्यूज अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द करंट ईयर ऑडिट. दैट्स इट. सिर्फ 2 स्टेटमेंट. देन इन प्लानिंग इंक्लूड द नीड टू कंसिडर सच मैटर. अब देखो यहाँ पर क्या है, इंस्टीट्यूट ने 5 बुलेट पॉइंट देकर एग्जाम्पल दे रखा है. क्या दे रखा है? एग्जाम्पल. और ये जहाँ पर भी इंस्टीट्यूट ये बुलेट पॉइंट देता है ना, वहाँ पर चांसेस हाई होते हैं कि वो इसको एक एग्जाम का क्वेश्चन बना दे. तो हम इसको याद करने जा रहे हैं. ओके. द एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड इन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. ठीक है, हम एनालिटिकल प्रोसीजर जो अप्लाई करते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में, ऐसे जो प्रोसीजर्स हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स और एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ये हमारी प्लानिंग का पार्ट होते हैं. हम ऐसे ही नहीं कुछ भी अप्लाई कर देते हैं. हम पहले से प्लानिंग किए होते हैं, उसके बाद ही हम ये डिटरमिन करते हैं कि उसमें हमें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अप्लाई करने, किस पर्टिकुलर फील्ड में हमें एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करनी है. ये सारी चीज़ें किसका पार्ट होती हैं? प्लानिंग का पार्ट होती हैं. Then obtain a general understanding of the legal and regulatory framework applicable to the entity and how the entity is complying with that framework. जर्नल अंडरस्टैंडिंग लेनी है आपको लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की. मीन PSLR यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, बट PSLR का यहाँ पर सिर्फ LR लिया है. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू द एंटिटी एंड हाउ द एंटिटी इज कंप्लाइंग विद दैट फ्रेमवर्क. ठीक है, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू द एंटिटी एंड हाउ एंटिटी कोप विद दैट. Then determination of materiality, involvement of expert and performance of other RAP risk assessment procedure. अब इसके लिए मैडम कोई शॉर्ट फॉर्म दो. ओके, प्लानिंग नहीं करोगे तो क्या होगा? आपका रेपो डिप हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा. सारा रेपो पानी में डिप हो जाएगा. ओके, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म. दिस इज एक्चुअली द रिमेंबरिंग ट्रिक, लर्निंग ट्रिक फॉर दिस एग्जाम्पल. इसको याद कर, इसको यहाँ पर छोटा छोटा सा लिख लो. प्लानिंग इंक्लूड द नीड टू कंसिडर सच मैटर. कौन कौन से मैटर हमें कंसिडर करना? रेपो डिप, जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? रैप, RAP रैप, देन O, देन डिप. ओके, रैप ओ डिप, सारा रेपो डिप हो जाएगा अगर आपने अपनी प्लानिंग अच्छे से नहीं की. ओके, सारा रेपो डिप हो जाएगा अगर आपने अपनी प्लानिंग अच्छे से नहीं की. बिकॉज प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दैट प्लानिंग पार्ट. सो आपका रेपो डिप हो जाएगा. रैप का मतलब है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. आई होप स्क्रीन पूरी आ रही होगी. यस, रैप का मतलब है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, द एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स. Then O का मतलब है obtain a general understanding of the legal and regulatory framework applicable to the entity and how the entity is complying with that framework. Then DIP में ये तीनों एक अलग अलग हैं. D for determination of materiality, I for involvement of expert, P for performance of other risk assessment procedures.
ठीक है। रेपो डिप R for risk assessment RAP, risk assessment procedure. It stands for RAP. Okay. The analytical procedures to be applied as risk assessment procedures. Okay. The analytical procedures to be applied as risk assessment procedures. Obtaining a general understanding of the legal and regulatory framework applicable to the entity and how the entity is complying with that. ये क्या हो गया? O. Obtain a general understanding of the legal and regulatory framework applicable to the entity and how the entity is complying with that. DIP. D for determination of materiality. D for determination of materiality. I for involvement of expert. B for performance of other rap. ठीक है। अब जब रेपो डिप होगी तो आपको अदर ही रैप तो परफॉर्म करने पड़ेंगे। पहले वाले रैप का तो रेपो डिप हो गया रेपो डिप हो गया, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। ठीक है ना। कैसे कैसे एक्रोनिम बनाती हूँ मैं। चलो इसको याद करते हैं, फिर से रिकॉल करो, रिकॉल विथ मी। risk assessment procedures to be applied as analytical procedures to be applied as risk assessment procedures। ठीक है। RAP means risk assessment procedure, analytical procedures to be applied as risk assessment procedure. Then O, obtain general understanding of the legal and regulatory framework applicable to the entity and how the entity is complying with that framework. DIP. D for determination of materiality, I for involvement of expert, P for performance of other rep. No, planning is a continuous process. तो यहाँ पर P का मतलब क्या हुआ? परफॉर्मिंग अदर रैप। फिर से हमारे जो कॉन्टिन्यूटी है वो बन गई। पहले तो हम ऐसे ऐसे करके चले P तक पहुँचे, एंड बिकॉज प्लानिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस तो हमारा जो P है वो वापस से हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, परफॉर्म अदर रैप। ठीक है। तो देखो मैंने इसको ऐसे लिंक कर दिया, आपकी जो मेन हेडिंग है ना प्लानिंग ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इसको मैंने ऐसे भी लिंक कर दिया सो दैट यू कैन रिमाइंड कि अरे क्या हुआ था। हाँ, हमारा पहले रेपो डिप हुआ था, उसके बाद में हमने वापस से रैप परफॉर्म किया था। सो दिस इज द लास्ट पॉइंट। अगेन रिकॉल विथ मी। रैप फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड एज रैप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। ओ फॉर obtain a general understanding of the legal and regulatory framework applicable to the entity and how the entity is complying with that framework. Then DIP, determination of materiality, I for involvement of expert, and then performance of other risk assessment procedures. So it is the completion of planning a continuous process. Then we move to overall audit strategy and audit plan. अभी बताओ ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो मैं हूं ना बताने के लिए। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड द ऑडिट प्लान रिमेन द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिट स्ट्रैटेजी हो या ऑडिटर्स प्लान हो, दे बोथ आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर। सो इन लेमैन टर्म्स आप ये समझो स्ट्रैटेजी क्या होती है। स्ट्रैटेजी इज अ ब्रॉड पार्ट, मीन्स स्ट्रैटेजी इज दिस एरिया, इसमें हम करते हैं प्लानिंग। ठीक है। तो प्लानिंग क्या है? ये छोटे छोटे पार्ट है। मीन्स स्ट्रैटेजी होती है ओवरऑल, हमें कैसे स्ट्रैटेजी करना है अपने ऑडिट्स को। हाँ, अगर हम कई सारे एंटिटी को ऑडिट कर रहे हैं तो हम एक फुल फ्लेज्ड स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हमें कैसे कैसे ऑडिट करना है। देन हम उसमें छोटे छोटे ऑडिट प्लान्स बनाएंगे, मीन्स पर्टिकुलर एंटिटी के अकॉर्डिंग हम ऑडिट प्लान बनाएंगे एंड फिर उन प्लान्स को हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। दिस इज द ब्रॉड डिफरेंस बिटवीन द ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड द ऑडिट प्लान। तो अभी एक पर्टिकुलर ऑडिट की बात हो रही है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे? हम एक ब्रॉड ओवरव्यू लेंगे। जस्ट लाइक कि ये पर्टिकुलर एंटिटी में कितना टर्नओवर है, ये एंटिटी कब से ऑपरेट कर रही है, एंड इसकी गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या है, ऐसे करके हम एक ब्रॉड ओवरव्यू, इसके डायरेक्टर कैसे हैं, कब से वो डायरेक्टर हैं, ये सब चीज़ें हम कंसिडर करेंगे। ठीक है। परचेज सेल का क्या प्रोसीजर है, नेचर ऑफ ऑपरेशन क्या है एंटिटी का, एंटिटी क्या बेचती है, क्या खरीदती है, कैसे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, ये कन्वर्ट ही नहीं करती है, एक ट्रेडिंग एंटिटी है। तो एक ब्रॉड ओवरव्यू लेना, ये सब ये पार्ट होता है
स्ट्रैटेजी का, क्योंकि ये हमने ब्रॉड एलिमेंट्स पता किया, उसके अकॉर्डिंग हमने स्ट्रैटेजी बनाई। ओ देन वी मस्ट हैव फ्लो आवर ऑडिट इन दैट सीक्वेंस, इन दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस। ठीक है, एक ऐसा ब्रॉड ओवरव्यू बना लिया। उसके बाद में हमने ऑडिट प्लान बनाया। ऑडिट प्लान में हमने पूरे लिखा कि हमें क्या पर्टिकुलर चीज़ चेक करनी, मीन्स अगर सेल चेक करनी है तो हमें क्या क्या सेल में चेक करना है, कि सेल चेक करनी है, वो जो 3 लाख के ऊपर है वो सेल हमें सारी चेक करनी है। ऐसे करके हमें लिखना होगा प्लानिंग में। प्लानिंग इज़ वेरी पर्टिकुलर फॉर द एंटिटीज ऑडिट। ठीक है, एकदम हम हार्ड एंड फास्ट प्लानिंग करते हैं। मीन्स अगर हमने एक बार प्लानिंग कर लिया तो हमें उसी प्लानिंग को फॉलो करना है, एंड उसमें जितनी भी एनालिटिकल प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, या जो भी हमने अपनी प्लानिंग सेट की होगी फॉर पर्टिकुलर लाइन आइटम, फॉर बैलेंस शीट आइटम, फॉर पीएल आइटम, वो सारी प्लानिंग हम बस उसको उसी तरह से फॉलो करते चलेंगे। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी इज अ ब्रॉड पार्ट एंड ऑडिट प्लानिंग इज द स्मॉलर पार्ट एज कंपेयर टू ऑडिट स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, चलो पढ़ते हैं इसको। ऑडिट, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड द ऑडिट प्लान रिमेन द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिट स्ट्रैटेजी भी ऑडिटर को बनाना है, ऑडिट प्लान भी ऑडिटर को ही डिसाइड करना है। Then when discussing matter about the overall audit strategy or audit plan, care is required in order not to compromise the effectiveness of the audit to be taken to see whether there is no compromise in the effectiveness of the audit. आपको ऑडिट प्लान भी बनाना है, ऑडिट स्ट्रैटेजी भी बनाना है, लेकिन आपको क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इज़ रिटन ओवर हियर। इसमें अंडरस्टैंडिंग का पार्ट ज़्यादा था, बट आपको मैंने ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है, बस यही था जो यहाँ पर पूरा इतनी बड़ी हेडिंग दी है एंड उसके अंदर ढेर सारा पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, आपको इसको नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। अरे मैम ये तो हमने पहले पढ़ चुके हैं, SQC 1 में पढ़ा है, ऐसे 220 में पढ़ा है, अब ये दोबारा यहाँ क्या कर रहा है, दोबारा यहाँ क्या कर रहा है? तो मैं बता दूँ ये वही है, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है जो हमने वहाँ पर SQC 1 एंड ऐसे 220 में पढ़ा था। अगेन द सेम पॉइंट इज रिटन ओवर हेयर कि आप पढ़ चुके हैं इसको। ये देखिए आपको रिमाइंड करा रहा है कि आपने पढ़ लिया ऑलरेडी। हमने वहाँ पर क्या पढ़ा था? ICC। ठीक है, I फॉर इंटीग्रिटी, C फॉर कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ओके। देन E ICC complying with the ethical requirement, ICC comply with the ethical requirement। ये चीज़ 3 चीज़ें पढ़ी थी हमने, आपको याद होगा एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप में। ठीक है, अगर नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप जाकर चैप्टर नंबर 1 में देख सकते हो। ठीक है, कि हमने वहाँ पर 3 चीज़ें पढ़ी थी, इंटेग्रिटी एंड कैपेबिलिटी और कंप्लाई विद एथिकल रिक्वायरमेंट। और अगर प्रैक्टिस सेशन वाले स्टूडेंट्स को नहीं याद आया देन आई विल स्लैप यू, बिकॉज इसको हमने याद किया है, ना सिर्फ याद किया है बल्कि बार बार रिकॉल भी किया है, और अब तक कि हम इसका 3 बार रिवीजन भी कर चुके हैं प्रैक्टिस सेशन में, और 1 बार इसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। तो अब तो भूलने का कोई सवाल ही नहीं होता। ठीक है, सो यहाँ पर क्या लिखा था? ICC इंटीग्रिटी, कैपेबिलिटी एंड कंप्लाई विद रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। देखो फिर भी अगर कोई भूल रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रैक्टिस में मैं कह रही हूँ जितनी गलती करनी है, जितनी गलती करना चाहते हो प्रैक्टिस में कर लो, बस मेन एग्जाम में मत करना। ठीक है, अभी भी अगर नहीं आ रहा है देन यू कैन गो बैक टू चैप्टर नंबर 1, यू कैन सी वो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं आपको पर्टिकुलरली बता भी देती हूँ, लेट मी चेक वंस। सो हमने ये डिस्कस किया था पेज नंबर 1.7 पर, ICC इंटीग्रिटी, देन C फॉर कैपेबिलिटी एंड देन C फॉर कंप्लाई विद रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। उसके बाद में यहाँ पर एक और ICI ने एक लाइन लिख दिया है जिसमें बोला है कि सिग्निफिकेंट मैटर दैट हैव अराइजन ड्यूरिंग द करंट और प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट एंड देयर इम्प्लीकेशन फॉर कंटिन्यूइंग द रिलेशनशिप। ये भी आप एक बार देख लो। ठीक है, तो ये तो हमने कई बार पढ़ा है कि सिग्निफिकेंट मैटर्स हमको डिस्कस कर लेने चाहिए, या दैट्स फाइन।
देन कंप्लाई विद एथिकल रिक्वायरमेंट एज पर ऐसे 220। उसके बाद में ऐसे 210 में हमने पढ़ा था ऑडिट इंगेजमेंट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर भी यही बोल रहा है यू हैव टू एस्टेब्लिश अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट। ठीक है, तो ये तो हमें बिना पढ़े ही याद हो गया ना। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, सबसे पहले हम SQC1 और 220 में जो याद किया वो लिख देंगे। उसके बाद में हमने एक सिग्निफिकेंट मैटर वाला पॉइंट लिख दिया। उसके बाद में हमने 220 में जो थर्ड पॉइंट था हमारा कंप्लाई विद द एथिकल रिक्वायरमेंट, वही दोबारा यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो दोबारा से नहीं लिखेंगे ना, हम तो उसको बस वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने याद किया, इनफैक्ट जैसे पढ़ा, जैसी अंडरस्टैंडिंग ली है। तो इनफैक्ट यहाँ पर बोला है ऐसे ने इवेलुएट करने को। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट इवेलुएट करने को बोला है, तो ठीक है, कोई नहीं, चलता है। देन ऐसे 210 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट। So here we have completed whatever is written over here under the heading acceptance and continuance of client relationship. Then changes to audit decision. क्या आप ऑडिट डिसीजन में ऐसे ही चेंजेस कर दोगे? नहीं नहीं, रुको, पहले ऑडिट एविडेंस ले लो, उसके बाद में चेंजेस करना। यहाँ पर लिखो रुको, पहले देखो स्पेलिंग पर ना जाना, ठीक है, भावनाओं को समझो। रुको, ऑडिट एविडेंस तो ले लो, क्या ले लो, ऑडिट एविडेंस तो ले लो, उसके बाद में प्लानिंग में चेंज करना। ऐसे थोड़ी नहीं चेंज कर देंगे, पहले ऑडिट एविडेंस ले लो, देन वी विल चेंज द ऑडिट प्लान। ओके, सो रुको, सबसे पहले रू पर आते हैं। आर यू, रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट, रिजल्ट एंड अनएक्सपेक्टेड, रिजल्ट का आर, अनएक्सपेक्टेड का यू, रू रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट। देन चेंजेस इन कंडीशंस, ठीक है, चेंजेस इन कंडीशन, चेंजेस का सी एंड कंडीशन का ओ, ठीक है, चेंजेस इन कंडीशन। रुको, ऑडिट एविडेंस ले लो। द थर्ड पॉइंट इज ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। चलो, मैं बोलूँगी कि आप अपने प्लानिंग में चेंज कर लो, तो आप बोलोगे रुको, ऑडिट एविडेंस तो ले लो, ऐसे कैसे चेंज कर लें? ठीक है, तो रुको मीन्स रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट, देन चेंजेस इन कंडीशन, देन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। सो ये पॉइंट भी हमारा कवर हो गया। हमने चेंजेस कर लिए बट रुक के किए, ठीक है, रुकने के बाद हमने चेंजेस किए। देन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी पर आते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट एस्टेब्लिश ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। तो आप क्या बोलोगे, मैं डरता नहीं हूँ, कोई भी फैक्टर्स हो मैं डरता नहीं हूँ। कौन है फैक्टर्स, ठीक है, मैं उससे डरता नहीं हूँ। तो यहाँ पे लिख दो DRT, मैं डरता बिल्कुल नहीं हूँ। कौन फैक्टर हैं, मैं उनसे बिल्कुल नहीं डरता हूँ, ठीक है, लिख दो यहाँ पे DRT कौन। स्पेलिंग पर मैंने कहा है मत जाओ, नहीं तो आप लोग बोलोगे K फॉर कौन होता है, तो मत जाओ स्पेलिंग पर, जो मैं समझा रही हूँ बस उसको समझ लो, ठीक है। मैं डरता नहीं हूँ, कौन फैक्टर है, उन फैक्टर्स को मैं देख लूँगा। ओके, इतने बहादुर बच्चे हैं सारे। So the factors while establishing overall audit strategy, determination of characteristics of audit. What are the characteristics of the audit? We have to identify the engagement. उसका हमारे ऑडिट कैसा है, हमारे ऑडिट का नेचर कैसा है, हमारे ऑडिट का स्कोप क्या है, नेचर क्या है, टाइमिंग है क्या है, एक्सटेंट क्या है, एंटी, सब कुछ हमें डिटरमिन करना पड़ेगा। वो सारी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कवर होता है। सो वी हैव टू डिटरमिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट। देन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, वी हैव टू ascertain whether the reporting objective of the engagement to plan the timing of audit and nature of the communication required and when it is required। ठीक है, टाइमिंग क्या होगी, कब हमें रिपोर्ट देनी होगी, सब हमें कहाँ कैसे डिटरमिन करना होगा। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी में हमें ये फैक्टर कंसिडर करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने समझ लीजिए पूरी प्लानिंग बना ली, आपने यही नहीं लिखा कि आपको रिपोर्ट कब करनी है, तो क्या फ़ायदा हो कि आपकी डेडलाइन सेट हुई। जब तक डेडलाइन सेट नहीं होती तब तक तो काम ही नहीं होता। मीन जब तक ये सेट नहीं होता कि हमें टेस्ट देना, में तो कुछ याद ही नहीं होता है ना ऐसा। इसीलिए रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलूँ आपको कि आपको प्रैक्टिस सेशंस लिखने हैं,
तभी तो आप याद करोगे। अगर आपको कुछ नहीं करना तो फिर याद एक तरफ से कान के अंदर घुसा, दूसरी तरफ से निकल गया, ठीक है। देन टीम्स एफर्ट, टीम्स एफर्ट बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्लानिंग करने में आपकी टीम के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, देन यू वॉन्ट बी एबल टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। देन कंसिडरिंग रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के जो भी रिजल्ट होते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी क्या होती है। मैंने आपको इनिशियली बताया था प्लानिंग दो तरह की होती है, एक प्रिलिमिनरी प्लानिंग एंड देन जो हमारी पोस्ट ऑडिट के बाद, ऑडिट स्टार्ट करने के बाद जो प्लानिंग होती है वो। तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, मींस हमारी ऑडिट शुरू करने से पहले जो हमने प्लानिंग की हुई हो, तो हमें उसका भी रिजल्ट, उसका जो भी रिजल्ट हो हमें उसको भी डिटर्मिन करना पड़ेगा फॉर एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। क्यों हम डिटर्मिन करें, वो तो पहले की बात है। अरे पहले की बात है या बात की बात है, बात तो इसी एंटिटी की है ना। तो हमको तो डिटर्मिन करना पड़ेगा कि हमारे प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का रिजल्ट क्या रहा है। वी हैव टू कंसिडर द रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, whether knowledge gained on other engagement performed by engagement partner for the entity is relevant or not, ठीक है। we have to check it. then nature, timing and extent of resources, हमेशा 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 हमें एंटी ऑफ रिसोर्सेज तो चाहिए। जब तक कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, हमारी ऑडिट टीम क्या है, हम कैसे ऑडिट करने वाले हैं, उनकी टाइम नेचर क्या है, टाइमिंग क्या है, एक्सटेंट क्या है, जब तक कि हमारी ऑडिट स्ट्रैटेजी कैसे कंप्लीट हो सकती है, जब तक कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप प्रैक्टिस सेशंस लिखने वाले हो, तब तक कि आप कैसे ये डिटरमिन करोगे कि नहीं आपकी पढ़ाई होगी। मतलब बिना लिखे आप कैसे ये कह सकते हो कि हाँ यू आर रेडी फॉर राइटिंग एग्जामिनेशन। पहले तो लिखना पड़ेगा, पहले प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, प्रैक्टिस सेशंस तो कंप्लीट करने होंगे ना लिख कर। only then you will be able to get the desired result. That's why I am saying overall audit strategy. What are the factors that establish overall audit strategy? So you have to determine the characteristics of audit. Then reporting objective की बात आती है, जिसमें हमें ये determine करना है हमें किसको report करना है, कब तक करना है। teams effort, टीम हमारी कैसे काम करेगी, टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन, वो सब चीज़ें इसके अंदर कवर होती हैं। देन कंसिडर रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी, जो हमने पहले प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटी, जो हमने इंगेजमेंट में एंटर करने से पहले जो भी प्लानिंग की थी, जो भी हमने कोई एनालिसिस किया होगा, कुछ वर्किंग की होगी, वो वर्किंग हमें ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी में काम आने वाली हैं। देन एंटी ऑफ रिसोर्सेज, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी है हमारी ऑडिट स्ट्रैटेजी के कंप्लीशन के लिए। So this is where we have completed the conceptual learning of audit strategy, ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाए कि what are the factors you have to establish while establishing overall audit strategy, तो आप कहना डरता कौन है, आ रहा है एग्जाम में तो आने दो, डरता कौन है, ठीक है। हम तो नहीं डरते, हमने तो अच्छे से याद किया है, कोई और डरता हो तो डरे जाकर, right? So D for determine the characteristics of audit, R for reporting objective, T for team's effort. डरता नहीं हूँ मैं, बिल्कुल नहीं। Then considering result of preliminary engagement activity, CO considering result of preliminary engagement activity, N for NT of resources, N for NT of resources, NT मतलब nature, timing and extent of resources, NTE ये वाला NTE है, ठीक है, आंटी मत समझ लेना, ओके। NTE of resources, NTE of resources, overall audit strategy। डरता कौन है, आने तो एग्जाम में आएगा 6 मार्क्स के लिए, आई एम सॉरी 5 मार्क्स के लिए, क्योंकि 5 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, 6 मार्क्स के लिए कैसे आ सकता है। डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट, डरता कौन है, डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, टीम्स एफर्ट, मैं डरते नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। कौन, ठीक है। कंसिडरिंग नेचर ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, देन एंटी ऑफ रिसोर्सेज, कंसिडरिंग नेचर ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी एंड देन एंटी ऑफ रिसोर्सेज। सो यहाँ पर हमारी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी कवर हो गई है। देन व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, बेनिफिट क्या है। अब
जब बेनिफिट की बात आई तो आपसे किसी ने पूछा अच्छा तो तुमने फैक्टर्स तो बता दिए हैं, ठीक है, अब बेनिफिट भी बता दो और ऑडिट स्ट्रैटेजी का, तो आप गुस्से में आ गए, बोला हाँ मुझे खा जाओ, मुझे ही खा जाओ, मैं ही तो सब बताने के लिए आया हूँ यहाँ पर, ठीक है। बेनिफिट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, सॉरी, तो आपने कहा कि मुझे ही खा जाओ, ईट मी, ईट मी, ओके। तो ईट मी का मतलब क्या हुआ, ई फॉर हुआ एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेज। आपको क्वालिटेटिव रिसोर्सेज चेक करने पड़ेंगे, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर टुवर्ड्स द क्वालिटी ऑफ द रिसोर्सेज यू आर गोइंग टू डिप्लॉय फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। देन एलोकेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, आपको कितना एलोकेशन करना है, अपनी कितना क्वांटिटी का एलोकेशन करना है, कितने बंदों को आपको ऑडिट के लिए भेजना है, ये आपको डिटरमिन करना पड़ेगा। देन टी और मी, टी फॉर टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, उसने आपको खा लिया, ईट, दैट पर्सन ईट्स यू, ठीक है, ईट मी, मी फॉर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मी फॉर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ओके। देखो बट ऐसे गुस्सा होकर किसी से कह मत देना, वरना कोई सच में अगर नॉन वेजिटेरियन हुआ तो गया फिर। एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेज, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेज, एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेज। देन एलोकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, एलोकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज। देन टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ईट मी, EAT, eat, ME, me, okay, benefit of overall audit strategy, okay। या यहाँ पर दूसरी चीज़ हम और भी कह सकते हैं, ईट मी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, तो जब हम प्लान बनाने के लिए गए तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी ने हमसे क्या बोला, स्ट्रैटेजी ने प्लान बनाने से पहले हमसे बोला कि ईट मी, स्ट्रैटेजी ने बोला है, ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू से फॉर योर सेल्फ, स्ट्रैटेजी ने कहा ईट मी। तो प्लान बनाने से पहले एक बार स्ट्रैटेजी को वैसे ही खाना है जैसे हम लड्डू खाते हैं एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है, मतलब ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी को छोड़ के नहीं जाना है जब आपको प्लान बनाना है, बिकॉज इट इज़ द ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ वट एवर यू आर गोइंग टू राइट, वट एवर यू आर गोइंग टू प्लान। सो बस ईट कर लो इसे भी, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी को। सो ई फॉर employment of qualitative resources, allocation of quantity of resources, then T for timing of deployment of resources, then management of resources, okay, me for management of resources. Again come with me, employment of qualitative resources, employment of qualitative resources and then allocation of quantity of resources, employment of qualitative resources, allocation of quantity of resources, then timing of deployment of resources, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी क्वालिटी के रिसोर्सेज डिप्लॉय करने जा रहे हो, कितनी क्वांटिटी के रिसोर्सेज एलोकेट करने जा रहे हो, एंड देन कितनी टाइमिंग के लिए आप अपने रिसोर्सेज डिप्लॉय करने जा रहे हो, ठीक है, कोई कट ऑफ डेट, कुछ रिपोर्टिंग डेडलाइंस होनी चाहिए। देन मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यू हैव टू मैनेज द रिसोर्सेज, अदरवाइज वो जो आपने कुछ भी स्ट्रैटेजी बनाई है, कोई भी प्लान बनाया है, जब आपने क्वांटिटी, क्वालिटी एंड टाइमिंग डिटरमिन नहीं की, देन यू वॉन्ट बी एबल टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, क्योंकि आपका मैनेजमेंट अगर प्रॉपर नहीं है तो यू वॉन्ट बी एबल टू गेट द 3 फैक्टर्स इन प्रॉपर मैनर। आप प्रॉपर क्वालिटी डिप्लॉय नहीं कर पाओगे, प्रॉपर क्वांटिटी एलोकेट नहीं कर पाओगे, देन यू वॉन्ट बी एबल टू गेट द वर्क डन इन द विद इन द अप्रोप्रिएट डेडलाइन, विद इन द अप्रोप्रिएट टाइमिंग। तो इन सब के लिए आपको क्या ज़रूरी है, मैनेजमेंट ज़रूरी है। तो हेयर इट इज़ मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, द 4th पॉइंट इज मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अगेन रिकॉल विथ मी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेज, इट मे आस्क इन योर एग्जामिनेशन फॉर 4 मार्क्स, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इस पूरे
इस पूरे चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो डायरेक्टली आएंगे, वो घुमा घुमा कर क्वेश्चन इससे आने के चांसेस कम है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली बुलेट पॉइंट दिए हुए हैं एंड दैट बुलेट पॉइंट में आस्क इन योर एग्जामिनेशन. सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? Benefit of overall audit strategy: employment of qualitative resources, then allocation of quantity of resources. Employment of qualitative resources, allocation of quantity of resources. T for timing of deployment of resources, M for management of resources. Okay, तो यहाँ पर आपको आपकी resources से के related बात करनी है. This is the entire coverage of benefit of overall audit strategy. Yeah, documentation of audit plan. Come to page number 3.11, documenting the audit plan. Documenting the audit plan. You have to document the overall audit strategy, then you have to document the overall audit plan. उसके बाद में कोई भी significant changes, if you feel that those significant changes made during the engagement team with respect to the overall audit strategy or audit plan, तो आपको उसको भी डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा. और जब भी आप देखो, जहाँ मैंने बोला है आपको पहले से मैंने टिप दे रखी है कि जहाँ भी आपको सिग्निफिकेंट चेंजेस दिखे ऑडिट के अंदर, कि आपने सिग्निफिकेंट चेंजेस देखा, वहाँ पे आपको क्या रीजंस, रिस्पॉन्सेस, ऐसे नाम लिखना ही पड़ेगा. ठीक है, ये मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन में भी सिखाया था, ये मैं आपको यहाँ भी दोबारा बता रही हूँ. ठीक है, जहाँ भी आपको सिग्निफिकेंट चेंजेस दिखे वहाँ पे आपको रीज़न या रिस्पॉन्सेज रिकॉर्ड करना ही होगा, अदरवाइज आपका डॉक्यूमेंटेशन अधूरा रह जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या 3 चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी है? हमें 3 चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी है. ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, देन वी हैव टू डॉक्यूमेंट द ऑडिट प्लान, देन एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस दैट वी मेड ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट with respect to the overall audit strategy as well as audit plan. We have to record these two along with the reason for such changes. इतना significant changes क्यों आया, क्यों इतना significant changes हमारे audit plan में आया, तो हमें उसको document करने की ज़रूरत होती ही होती है. necessary है कि हम उसको उस audit plan को document करें. Again, here it is again one more important question. Mark this question actually, the laddu question, because ये recently अभी RTP में आ चुका है. इनफैक्ट जितने भी पॉइंट्स मैंने याद किए हैं वो सारे ही लड्डू पॉइंट थे. ठीक है, अभी मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूंगी, बट उससे पहले मैं ये पेज नंबर 3.12 पर आकर देखो. हियर इट इज़ और ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ओवरऑल ऑडिट प्लान. The relationship between overall audit strategy and audit plan. तो इसके बीच में रिलेशनशिप क्या है? अगेन यहाँ पर मैं आपको 4 से 5 लाइनें मार्क कराऊंगी, बस वही याद करना. ठीक है, उसके अलावा एक सिंगल लेटर ना याद करना. एंड यू आर डन विद दिस क्वेश्चन एंड दिस विल बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. अगर आता है तो ये फिर भी डायरेक्टली आएगा. ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन audit strategy and audit plan. Audit strategy is prepared before the audit plan. ठीक है, audit strategy जो होती है वो broad overview होता है, and audit plan उसका condensed version होता है, hard and fast version होता है. hard and fast प्लानिंग लिखी होती है उसमें कि आपको एग्जैक्टली करना क्या क्या है. ठीक है, तो जब आप ब्रॉड ओवरव्यू पहले लोगे तभी तो आप उसकी प्लानिंग कर पाओगे. तो हमेशा स्ट्रैटेजी प्लानिंग से पहले आती है. ठीक है, द ऑडिट स्ट्रैटेजी इज प्रिपेयर्ड बिफोर ऑडिट प्लान. उसके बाद में दूसरा लाइन क्या है? दूसरा लाइन है ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल देन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी. ठीक है, ऑडिट प्लान जो होता है वो हम बिल्कुल ऐसा वर्जन लिखते हैं कि हमको क्या क्या करना है, एग्जैक्टली क्या क्या करना है. ठीक है, तो हम उसमें पूरी डिटेल लिखते हैं. जस्ट लाइक वी हैव टू चेक सेल्स भी किसकी, जिसकी 3 लाख या 4 लाख या कुछ 5 लाख, जो भी हमने अपनी लेवल सेट किए होंगे मटीरियलिटी लेवल, उस लेवल पर हमें चेक करनी है. तो उसमें हमें सबसे पहले क्या देखना होगा? हमें सबसे पहले हम लिखेंगे हमें सेल चेक करनी है. उसके बाद में हम लिखेंगे कि किन किन पर्टिकुलर इनवॉइसेस की हमें सेल चेक करनी है. इतना डिटेल्ड में हम और हमारा जो प्लान होता है वो हम इतना डिटेल में बनाते हैं. बट ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या होती है? ऑडिट स्ट्रैटेजी में लिखा होगा कि हमें सेल चेक करनी है.
ठीक है, बट ऑडिट प्लान में लिखा होगा कि हमें किसकी किसकी सेल चेक करनी है. ओके, सो दिस इज what is the relation between audit strategy and audit plan. फर्स्ट पॉइंट क्या था कि ऑडिट स्ट्रैटेजी ऑडिट प्लान से पहले बनाते हैं. दूसरा लाइन क्या था, दूसरा पॉइंट ये था कि हमारी जो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी होती है उससे ज़्यादा हमारा ऑडिट प्लान डिटेल में रहता है. ठीक है, ऑडिट प्लान इज़ मोर डिटेल देन द ऑडिट स्ट्रैटेजी. ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान आज इंटर रिलेटेड. भाई इंटर रिलेटेड तो हैं ही, अगर इंटर रिलेटेड नहीं होते तो फिर अगर हम ऑडिट प्लान में चेंज करते हैं, अगर हम ऑडिट स्ट्रैटेजी में चेंज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे प्लान पर आ जाता है. ठीक है, ऑडिट प्लान में चेंज करते हैं तो उससे हमारी स्ट्रैटेजी ओवरऑल स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है. सो दीज टू आर इंटर रिलेटेड. 3 पॉइंट्स हो गए. फोर्थ पॉइंट, द ऑडिट स्ट्रैटेजी प्रोवाइड द गाइडलाइंस फॉर डेवलपिंग द ऑडिट प्लान. ठीक है, ऑडिट स्ट्रैटेजी हमें ब्रॉड ओवरव्यू देती, तभी तो वो हमें गाइड करती है कि आप ऑडिट प्लान कैसे डेवलप करो. ये कौन बताता है? ये ऑडिट स्ट्रैटेजी बताती है. उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट क्या है, डिटेल ऑडिट प्लान वुड इंक्लूड द एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर सो एज टू ऑब्टेन साई मतलब सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. Sufficient and appropriate audit evidence. Audit strategy is prepared before the audit plan. Point number 1. दूसरा point, audit plan is more detailed than the overall audit strategy. तीसरा point, audit strategy and audit plan are interrelated. A change in other would result into change in the other. Fourth point क्या था? Guideline. Audit strategy provide the guideline for developing the audit plan. Fifth point क्या था? Detailed audit plan would include the NT of audit procedure so as to obtain SAI. Detailed audit plan would include the NT of audit procedure so as to obtain SAI. Point number 1, audit strategy is prepared before the audit plan. मेरे साथ पढ़ो. Audit strategy is prepared before the audit plan. Audit strategy is prepared before the audit plan. दूसरा point क्या था? Audit plan is more detailed than the audit strategy. तीसरा point क्या था? They both are interrelated. Fourth point क्या था? The guideline for developing the audit plan is given by audit strategy. And fifth point क्या था? Detailed audit plan would include the NT of audit procedure so as to obtain SAI. Detailed audit plan would include the NT of audit procedures to obtain SAI. अगर किसी को नहीं याद हुआ है then pause the video, लर्न इट एंड देन मूव फॉरवर्ड. अगर आपने मेरे साथ साथ ऑनेस्ट अगर आपने मेहनत कर ली देन नो वन इन द वर्ल्ड कुड स्टॉप यू टू गेट एग्जाम्शन इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. आई कैन गिव यू इन राइटिंग. सो द नेक्स्ट पॉइंट, ये मैंने ऊपर कवर कर दिया है बट यहाँ पर दोबारा से लिखा ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान आर क्लोजली इंटर रिलेटेड एज चेंज इन वन इज रिजल्टिंग इनटू चेंज इन द अदर. ये मैंने ऊपर पहले भी कवर कर दिया है. मैं दिखाती हूँ मैंने कहाँ कवर करवाया है. हेयर इट इज, ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान आर इंटर रिलेटेड बिकॉज चेंज इन वन रिजल्ट इनटू चेंज इन द अदर. सो ये यहाँ पर मैंने इसलिए आपको अलग से मार्क करवा दी क्योंकि एग्जैक्टली यही लाइन MCQ में एक बार आ चुकी है. ठीक है, एग्जैक्टली सेम लाइन, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर मार्क करवा दिया. Overall audit strategy and audit plan should take into consideration the elements of materiality and its relationship with risk and procedures that is to be adopted. Then audit program की बात आती है. Audit program, formulating an audit program. यहाँ पर हम क्या क्या कंसिडर करेंगे? हमको audit program बनाना है. ठीक है, हमें क्या बनाना है? Audit program बनाना है. क्या बनाना है? Audit program. तो आपसे बोला कि आप ऑडिट प्रोग्राम कब ड्रॉ करने वाले हो. ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग टू ड्रॉ द ऑडिट प्रोग्राम, तो आप बोलोगे वंस आई बिकम्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई विल ड्रॉ ऑडिट प्रोग्राम. ठीक है, और अगर यहाँ से मैं ऑडिट हटा दूँ तो फिर आपसे कोई बोलेगा कि व्हाट विल बी योर प्रोग्राम. सो आप बोलोगे कि प्रोग्राम तो है, तो yeah, so formulating an audit program. Sorry, my device wasn't working properly, that's why I take a little pause over here. But
I came back and formulating an audit program. So you have to formulate an audit program. अगर कोई आपसे कहेगा where you are going to formulate an audit program, are you going to audit in Europe? You will say no, I am not going to formulate my audit program in Europe. क्या मैं यूरोप जाके अपना audit program बनाऊंगा? अरे नहीं, मैं तो यहाँ पर ही बनाऊंगा. कहाँ बनाऊंगा? मैं एशिया में बनाऊंगा. No, I am going to plan made my audit program in Asia. No, Asia. ठीक है, मैं एशिया में ही बनाऊंगा. मैं यूरोप जाके अपना ऑडिट प्रोग्राम नहीं बनाने वाला. ठीक है, ऐसा बोलोगे आप. द इम्पॉर्टेंट मैटर विच नीड टू बी कंसिडर इन दिस रिगार्ड इज द नेचर ऑफ बिजनेस इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज इंगेज. ठीक है, ऑडिट प्लान के लिए सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है? अभी मैं आपको बताऊं ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम में क्या फ़र्क होता है. ऑडिट प्लान जो होता है वो हमारे ऑडिट के लिए कुछ चेकलिस्ट जैसा होता है. ठीक है ना, कि अगर हमें सेल या परचेज एक पर्टिकुलर एंटिटी के लिए हमें जो प्लानिंग करनी है तो वो पूरी एंटिटी के लिए एज ए होल हम ऑडिट प्लान बनाते हैं. बट जो ऑडिट प्रोग्राम होता है वो ऑडिट प्रोग्राम हम एक कंडेंस्ड वर्जन बनाते हैं. ठीक है, ऑडिट प्लान और ज़्यादा डिटेल होता है ऑडिट प्रोग्राम से. ऑडिट प्रोग्राम में क्या लिखते हैं? लिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स एंड इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड बाय मेंबर. ठीक है, इसको मार्क कर लो. लिस्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड बाय मेंबर एंड इट ऑल्सो एस्टिमेट द ड्यूरेशन फॉर कंप्लीटिंग एन ऑडिट टास्क. बट जो ऑडिट प्लान होता है उसमें हम क्या लिखते हैं? हम एग्जैक्टली क्या क्या प्रोसीजर्स हम किस पर्टिकुलर फील्ड में किस पर्टिकुलर एरिया में अप्लाई करने वाले हैं वो लिखते हैं. ठीक है, so this is the minute difference between the audit program and audit plan. So here we have to formulate an audit program. इस पर हमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर्मुलेट एन ऑडिट प्रोग्राम फॉर एन एंटिटी विच इज़ सिनेमा थिएटर, ऐसा करके कुछ हमें क्वेश्चन आ सकता है. बट डायरेक्ट क्वेश्चन हमें इस पर भी आ सकता है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट मैटर दैट नीड टू बी कंसिडर वाइल फॉर्मुलेटिंग एन ऑडिट प्रोग्राम. तो मैंने आपको बताया जब आप ऑडिट प्रोग्राम फॉर्म करोगे तो आप कहीं यूरोप जाकर थोड़ी करोगे, आप यही करोगे. आप बोलोगे नो, आई एम फॉर्मुलेटिंग माई ऑडिट प्रोग्राम इन एशिया. ठीक है, एशिया में बहुत अच्छी जगह, हम यहीं पर अपना ऑडिट प्रोग्राम फॉर्मुलेट कर लेंगे. हम यूरोप जाकर अपना ऑडिट प्रोग्राम फॉर्मुलेट नहीं करेंगे. नेचर ऑफ बिजनेस इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज इंगेज. ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज इंगेज. अगर कोई मुझसे पूछे कि आप यूरोप जाके क्यों ऑडिट प्रोग्राम फॉर्मुलेट नहीं करोगे, देन मैंने कहीं पढ़ा था दैट डूबता हुआ सूरज ये इशारा कर रहा है अगर आप वेस्ट में जाओगे तो डूब जाओगे. तो ये जो वेस्ट में पड़ता है हमारा यूरोप, तो मुझे वेस्ट नहीं जाना, मुझे नहीं डूबना. ठीक है, तो it's just a minute thing that apparently come to my mind and I just shared. It was written by someone, I exactly don't remember the name, but हाँ मुझे पसंद था ये कोट, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहीं पढ़ा था. सो द फर्स्ट पॉइंट इज नो एशिया. का फर्स्ट पॉइंट क्या था? नेचर ऑफ बिजनेस इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज एंगेज्ड. नेचर ऑफ बिजनेस इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज एंगेज्ड कि आपकी जो बिज़नेस का नेचर है वो क्या है, ये आप डिटर्मिन किए बिना ऑडिट प्रोग्राम कैसे बना सकते हो. देन ओवरऑल प्लानिंग आपकी क्या है, ठीक है, वो देखते हुए आप अपना ऑडिट प्रोग्राम बनाओगे. सो ये हो गया नो. देन एशिया. ए फॉर अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर. सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर. देन सिस्टम ऑफ size of the organization and structure of its management. Size of the organization and structure of its management. I for information as regards organization of the business. Information as regards organization of the business and accounting and management policy. Accounting and management policy. चलो, no Asia again recalling with me. जब मैं इतना छोटा करती हूँ आई थिंक नहीं आता होगा आप लोग को. चलो, no Asia. ठीक है, बुक आपके सामने है तो आप मुझे बताते चलो. नो एशिया. एन फॉर
Nature of business in which organization is engaged. O for overall plan. A for accounting procedure, system of internal control and accounting procedure. S for size of the organization and structure of its management. Size of the organization and structure of its management. I for information as regards organization of the business. Information as regards organization of the business. Accounting and management policy. A for accounting and management policy. A for accounting and management policy. No Asia. Again come with me. Nature of the business. N for nature of the business in which organization is engaged. O for overall plan. A for accounting procedures. ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसीजर के आगे क्या लिखा है, सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर. आपको इंटरनल कंट्रोल और अकाउंटिंग प्रोसीजर को भी अपने माइंड में रखकर ही ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा. देन साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ इट्स मैनेजमेंट. जब तक आपको साइज और स्ट्रक्चर मैनेजमेंट का नहीं पता होगा तब तक कि आप कैसे ऑडिट प्रोग्राम फॉर्मुलेट कर पाओगे. ओके, देन इंफॉर्मेशन एज रिगार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिजनेस. ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इसकी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी. तो यू हो गया आई. ए फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिसी. ए फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिसी. ये रहा आपका एशिया का तीर. ठीक है, नो एशिया. No Asia. Information nature of business in which organization is engaged. O for overall plan. S for audit. A for audit procedure. System of internal control and audit procedure. System of internal control and audit procedure. S for size of the organization and structure of its management. Size of the organization and structure of its management. I for information as regards organization of the business and accounting and accounting policy. अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिसी हमने याद किया था. अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिसी ये रहा, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिसी. अगेन नो एशिया. नेचर ऑफ द बिजनेस इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज इंगेज. नेचर ऑफ द बिजनेस इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज इंगेज. ओ फॉर ओवरऑल प्लान. I for system of internal control and accounting policy. S for size of the organization and structure of its management. Information regarding the organization of the business. Information regarding the organization of the business. Then accounting policy followed by the client. Accounting policy is followed by the client. So it is entire. These are the 6 factors that needs to be टेकन इंटू अकाउंट वाइड फॉर्मुलेटिंग एंड ओवरऑल ऑडिट प्लान. अभी देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताऊँ, अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको 4 पॉइंट नहीं लिखना है, आपको वहाँ पर पूरे 6 पॉइंट लिख कर आने हैं. ठीक है, क्योंकि अगर अब मैंने आपको 6 पॉइंट याद करा दिए हैं नो एशिया करके, तो आप पूरे 6 पॉइंट लिख कर आओ. अगर उसमें से एक आध पॉइंट आपका कुछ भी गलत होता है तो उसमें आपको एटलीस्ट अगले पॉइंट का तो मार्क मिल ही जाएगा. सो आई रिकमेंड कि अगर मैंने आपको 6 याद कराएं तो आप वो 6 के 6 ही लिख कर आओ, और अगर कहीं मैंने खुद कम याद कराएं तो आप बस उसको कम याद करके चलो. ठीक है, क्योंकि कम पॉइंट्स मैंने वहीं पर याद कराए हैं जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. ईच सब्सिक्वेंट इंगेजमेंट में ऑडिटर द प्रोग्राम शुड बी रिव्यूड एंड मॉडिफाइड. अब आप बोल रहे हो कि मैडम इसमें कितने सारे बुलेट पॉइंट याद करा रहे हो. हाँ, तो इसमें हमें बुलेट पॉइंट ही याद करने होंगे बिकॉज ये पूरा डायरेक्ट चैप्टर दिया हुआ है. ओके, इसमें बहुत जो कुछ भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है प्लानिंग से रिलेटेड वो अंडरस्टैंडिंग लेते हुए हमें सारे पॉइंट्स याद करने होंगे, अनडाउटली याद करने पड़ेंगे. ओके, so at each subsequent engagement the program should be reviewed and if necessary modified on account of experience gained during the previous audit. प्रीवियस ऑडिट में हमने जो एक्सपीरियंस गेन किया है हमें वो कंसिडर करना पड़ेगा. देन इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन द बिजनेस स्पेशली इन द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, अकाउंटिंग पॉलिसी और इन द स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट और स्कोप. कितने पॉइंट हैं? 4 पॉइंट हैं. इंटरनल कंट्रोल, अकाउंटिंग प्रोसीजर, स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट एंड स्कोप ऑफ बिजनेस. इंटरनल कंट्रोल, अकाउंटिंग प्रोसीजर, स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट एंड स्कोप ऑफ बिजनेस. IASS. okay, internal control, accounting procedure, system of management and scope of business. Again come with me. Internal control, accounting procedures, structure of management and scope of the business. First point क्या था? Experience gained during the previous audit. What experience have you gained during the previous audit? You have to jot it down. Another point is IASS, important changes
इम्पॉर्टेंट चेंजेस कहाँ कहाँ हुए होंगे, IASS में इम्पॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं, तो वो आपको चेंजेस यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। ओके, IAS में जो भी इम्पॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं आपको लिखना पड़ेगा। I फॉर इंटरनल कंट्रोल, A फॉर अकाउंटिंग पॉलिसी, S फॉर सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट एंड S फॉर स्कोप ऑफ बिजनेस। देन इवेल्युएशन ऑफ कंट्रोल मेड ड्यूरिंग द ईयर, मेड फॉर द करंट ईयर। जो भी इंटरनल कंट्रोल में आपको ड्यूरिंग द करंट ईयर इवेल्युएशन हुआ है, जो भी आपने इवेल्युएशन किया इंटरनल कंट्रोल में, वो आपको इवेल्युएशन अपने सब्सिक्वेंट इंगेजमेंट में अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू गेट द कोर ऑफ द प्रोग्राम दैट यू मस्ट डिजाइन फॉर योर ऑडिट। Again, come with me, experience gained during the previous year audit. Then you have to write down the important changes that take in IASS. I for internal control, A for accounting procedure, S for structure of management and S for scope of business. Structure of management and scope of business. Structure का क्या मतलब होता है? Structure का मतलब होता है the way the business is financed. मतलब कि लेवरेज्ड फर्म है या अनलेवरेज्ड फर्म है। आपको लेवरेज एंड लेवरेज तो पता होगा ना, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, आपने डेट लिया है या विदाउट डेट आप काम कर रहे हैं। डेट मतलब कि कर्ज होता है, उधार, डिबेंचर, ठीक है, लोन, ये सब होता है डेट। IASS इंटरनल कंट्रोल अकाउंटिंग पॉलिसी स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, ये हो गया IASS। देन इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल फॉर द ईयर एंड फॉर द करंट ईयर। आपको करंट ईयर के इंटरनल कंट्रोल इवेल्युएट करने ही पड़ेंगे। ओके, अब यहाँ पर 4 सर्कमस्टांसेस दिए हुए हैं। गिवन बिलो आर फ्यू सर्कमस्टांसेस व्हेन द ऑडिट प्रोग्राम वुड हैव टू बी सुइटेबली अल्टर्ड। कब आपको अपना ऑडिट प्रोग्राम चेंज करना चाहिए? तो इफ द ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन फॉर सर्टेन वॉल्यूम ऑफ टर्नओवर, आपने अपना ऑडिट प्रोसीजर कब कैसे डिजाइन किया था? सर्टेन वॉल्यूम ऑफ टर्नओवर के लिए आपने डिजाइन किया था, बट सब्सिक्वेंटली वॉल्यूम हैज सब्सटेंशियली इंक्रीज, वॉल्यूम बढ़ गई। आपने पहले अपना टर्नओवर डिजाइन, अपना ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन किया था कि ये 660 करोड़ की एंटिटी है। 600 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो मैं छोटा ही अमाउंट ले रही हूँ। 60 करोड़ की एंटिटी है, मीन 60 करोड़ का टर्नओवर वाली एंटिटी है। देन उसके बाद में टर्नओवर हो गया 150 करोड़, पूरे ईयर का टर्नओवर हो गया 150 करोड़। क्या आपको नहीं लगता कि इस केस में आपको अपना ऑडिट प्रोग्राम चेंज करना चाहिए? बिल्कुल चेंज करना चाहिए। ओके, क्यों चेंज करना चाहिए? क्योंकि आपको अपनी जो अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है उस पर सिग्निफिकेंट चेंजेस मॉनिटर करने होंगे। प्रोसीजर एंड पर्सनल पर भी आपको अपना स्पेशल अटेंशन देना होगा, क्योंकि आपको ये सब चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर नाउ गोइंग टू ऑडिट अ बिगर एंटिटी देन एक्सपेक्टेड। Okay, so if the procedures was designed for a certain volume of turnover, but subsequently turnover have substantially increased, then you have to change, you have to alter your audit program. Okay, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, when during the course of an audit it has been discovered that internal control procedure were not as effective as assumed। आपको लगा था कि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल इम्पोज किया गया है, बट इंटरनल कंट्रोल इतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, तो आपको अपने ऑडिट प्रोसीजर्स चेंज करने पड़ेंगे, ऑडिट प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा। देन तीसरा पॉइंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ बुक डेट। आपको लगा था पहले कि बुक डेट कम है, बट अभी क्या है, अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज हो गया, बुक डेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आपको अपना ऑडिट प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा। और आपको लगता है कि जो वैल्यू ऑफ स्टॉक था एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, इस बार का जो आपका इन्वेंट्री है, जो स्टॉक है, वो एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है या डिक्रीज हो गया है, ठीक है, मीन्स चेंज, सिग्निफिकेंट चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो आपको अपना ऑडिट प्रोग्राम ऑल्टर करना पड़ेगा। When a suspicion has aroused during the course of audit and information have been received, the asset of the company has been misappropriated। जब आपको एक इंफॉर्मेशन मिल गई है कि आपकी कंपनी के एसेट मिसअप्रोप्रिएट किए गए हैं, you have a suspicious that the asset of your auditee has been
मिस अप्रोप्रिएटेड, कोई असेट या ग्रुप ऑफ असेट आपके मिस अप्रोप्रिएट किए गए हैं, गुमा दिए गए हैं, आपके सामने ही नहीं आ रहे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, आपको ऐसा सस्पिशियस है कि वो जानबूझ के मैनेजमेंट ने किया है, तो आपको क्या करना होगा, आपको उस केस में अपना ऑडिट प्रोग्राम चेंज करना होगा। सो ये कोई कंक्लूसिव लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, फ्यू सर्कमस्टांसेस, बट मैंने आपको इसलिए बता दिया बिकॉज इट माइट आस्क फॉर 4 मार्क्स की ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसमें आपको अपना ऑडिट प्रोग्राम चेंज करना पड़ सके। ठीक है, दिस माइट बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन दैट द इंस्टीट्यूट में फॉर्म आउट ऑफ दीज 4 पॉइंट्स, इसलिए मैंने आपको यहीं पर बता दिया। सो अगेन कम विथ मी, पहला पॉइंट क्या था, टर्नओवर से रिलेटेड था कि आपका टर्नओवर बहुत बढ़ गया। दूसरा पॉइंट क्या था कि आपने इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग सोचा था बट आपको लगा इंटरनल कंट्रोल उतना स्ट्रॉन्ग तो है नहीं। तीसरा पॉइंट क्या था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज था इन द अमाउंट ऑफ बुक डेट, एंड उसके साथ ही एक पॉइंट अटैच किया था कि वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री पर भी आपका सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है। उसके बाद में आपका जो लास्ट पॉइंट था वो आपको लगा कि असेट मिस अप्रोप्रिएट हो रहा है, ऐसा सस्पिशियस आपने ऐसा सस्पिशन क्रिएट किया है, मतलब मैनेजमेंट ने ऐसा सस्पिशन क्रिएट किया आपके माइंड में, देन आपको लग रहा है कि कंपनी का असेट मिस अप्रोप्रिएट हो गया है, एंड दैट सर्कमस्टांसेस यू विल चेंज योर ऑडिट प्लान। ऑडिट एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन इज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि हम टारगेट तो खूब सेट करते हैं, एग्जीक्यूशन जब होने को आता है तब पता नहीं क्या हो जाता है और टारगेट तो बस सेट होकर ही रह जाते हैं। उसी तरह ऑडिट में भी, ऑडिट सबसे पहले क्या होता है, ऑडिट प्लानिंग होती है, देन वी हैव टू इवेलुएट द रिस्क एंड कंट्रोल। ठीक है, रिस्क इवेलुएट करते हैं हम, उसके कंट्रोल इवेलुएट करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, एंड उसके बाद में हम रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज इंटायर प्रोसेस ऑफ ऑडिट एग्जीक्यूशन। बट हमारे साथ तो बस टारगेट बनते हैं और फिर दोबारा बनते हैं और फिर दोबारा बनते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूशन के नाम पर तो उतनी मेहनत होती ही नहीं है, बट ठीक है, समझ के सब चीज़ पढ़ोगे तो आराम से होगा, कुछ ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं हो। एग्जीक्यूशन प्लानिंग, प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ ऑन ऑडिट एंगेजमेंट हम प्लानिंग करते हैं, देन रिस्क एंड कंट्रोल को इवेलुएट करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, एंड उसके बाद में हम अपनी रिपोर्ट देते हैं। रिपोर्ट कैसे देते हैं, एज पर ऐसे 700 में हमने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है, और इसीलिए मैंने आपको 700 पहले पढ़ा कर रखा है, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वाला पार्ट ना बार बार आगे परेशान करने वाला है। तो परेशान करने वाला है बट हमें परेशान होना तो नहीं है, दैट्स वाई सब पहले से प्लान कर दिया। देखो मेरी प्लानिंग देखा आपने, कितनी अच्छी प्लानिंग की मैंने आपके लिए। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड आवर SA 300। अभी इसको एक बार जल्दी से रिवाइज भी कर लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारे ब्लड पॉइंट हैं, एंड देन विल मूव टू SA 315। पेज नंबर 3.4 जहाँ पर हमने पढ़ा था D, पोज एट इजी, D फॉर डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम। पोज का PO मतलब प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। पोज SE फॉर सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम। At for attention of important areas, T for timely resolution of potential problem. Pose at easy for easy coordination in work done by components and expert, easy coordination in work done by components and expert. Then nature and extent of planning, इसमें SPC बोला था, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑडिटी। देन पास्ट एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज के बेसिस पर हम प्लानिंग करेंगे, एंड देन चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस, वट एवर बी द circumstances we have to change accordingly as per the planning. Then planning एक continuous process थी, इसमें मैंने आपको बताया था planning is not a discrete phase. Planning एक discrete phase नहीं है but rather a continual and iterative process. It often begins shortly, जब हमारा पुराना वाला ऑडिट खत्म हो जाता है, नया वाला ऑडिट शुरू हो जाता है, मतलब कि completion of the previous audit and continues until the completion of the current year audit. फास्ट प्रोसीजर्स थे जो हमने यहाँ पर किए थे कि रैप और डिप हो जाएगा अगर आपने प्लानिंग को प्रॉपर तरीके से नहीं किया। तो रैप मतलब कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। देन O फॉर obtaining a journal understanding of the legal and regulatory framework applicable to the entity and how the entity is complying with that framework, ये हो गया हमारा O।
Then D for determination of materiality, I for involvement of expert, P for performance of other risk procedure. P for performance of other risk procedures. Repo DIP, risk assessment procedure, obtaining a general understanding of the legal and regulatory framework applicable to the entity and how उसका हम compliance कैसे करते हैं. Then DIP, D for determination of materiality, I for involvement of expert, P for performance of other risk assessment procedures. ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड प्लान में क्या होती है, बस यहाँ पर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड द ऑडिट प्लान रिमेन द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब आप ऑडिट प्लान को प्रिपेयर करें तो उस केस में ये ध्यान रखें कि आपके ऑडिट की इफेक्टिवनेस कहीं भी हैम्पर ना हो. देन एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस में हमने देखा था, जो हमने SQC 1 और SA 220 में ICC पढ़ा था, बस वही घूम घूम कर आ रहा है. यहाँ पर इंटीग्रिटी, उसके बाद में कॉम्पिटेंट की बात हुई थी. कॉम्पिटेंट के बाद में हमारी बात हुई थी एथिकल, कंप्लाई विथ रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट. I फॉर इंटीग्रिटी, C फॉर कॉम्पिटेंस एंड C फॉर कंप्लाई विथ रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट. एंड उसके बाद में सिग्निफिकेंट मैटर्स की हमने बात की थी. एंड यहाँ पर बोला था लास्ट में कि हमें एथिकल रिक्वायरमेंट को इवेलुएट करना पड़ेगा, हमें एथिकल रिक्वायरमेंट. एंड उसके बाद में हमें जो भी टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट होगी हमें उसे इस्टेब्लिश करना पड़ेगा एज रिक्वायर्ड बाय SA 210. देन वी हैव टू मूव टू कंटेंट्स ऑफ ऑडिट प्लान. कंटेंट ऑडिट प्लान में क्या क्या कंटेंट हम लिखेंगे, हम 315 की लिखेंगे, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रॉमम थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड उसका एनवायरनमेंट. एंटी ऑफ प्लान, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ये हम पढ़ेंगे SA 330 के अंदर. एंड उसके बाद में अदर प्लान प्रोसीजर, मतलब कि कंटेंट ऑफ ऑडिट प्लान के अंदर दो चीज़ें आ गई, सबसे पहले 315, 330 एंड उसके बाद में अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर्स. ठीक है, 330 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं. देन चेंजेस टू ऑडिट प्लानिंग डिसीजन. प्लानिंग डिसीजन चेंजेस करेंगे, बट रुक तो जाओ, ऑडिट एविडेंस तो ले लो. रुको, ऑडिट एविडेंस तो ले लो. रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट, रुको, रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट. आर फॉर रिजल्ट्स ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट. देन को फॉर कंडीशन, चेंजेस इन कंडीशन एंड ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एज फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. जो आपने ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई किए उसके एज अ रिजल्ट आपको कुछ ऑडिट एविडेंस मिला होगा, उसको चेंज करने के लिए रुको, पहले ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लो एंड देन मेक चेंजेस इन द ऑडिट प्लानिंग डिसीजन. नेक्स्ट पॉइंट इज ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी. डरता कौन है? डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर ऑफ ऑडिट, देन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव एंड टीम्स एफर्ट, DRT. कौन? कंसिडरिंग रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड NTE ऑफ रिसोर्सेज. ये हो गया है हमारा फैक्टर्स वाइल एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी. हम बेनिफिट पर आते हैं. तो स्ट्रैटेजी कह रही है पहले मुझे खा लो, जैसे लड्डू खा के जाते हो एग्जाम के लिए, तो इसलिए पहले मुझे खा लो देन प्लान बनाओ जाकर. E for employment of qualitative resources and allocation of quantity of resources, then timing of deployment of resources. और उस तीनों का मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज. ओके. डॉक्यूमेंटिंग द ऑडिट प्लान. डॉक्यूमेंट करना है आपको. क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है आपको? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट करनी है, ऑडिट प्लान डॉक्यूमेंट करना है, एंड कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस अगर होता है ऑडिट स्ट्रैटेजी ऑडिट प्लान में आपको वो भी डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा. द नेक्स्ट पॉइंट इज ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान के बीच में क्या रिलेशनशिप है. देन यू हैव टू डिटरमिन इट दैट द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी इज प्लान्ड बिफोर द ऑडिट प्लान. ठीक है, स्ट्रैटेजी प्लान से पहले बनती है, उसके बाद में ऑडिट प्लान होता है, वो मोर डिटेल होता है देन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी. वो दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं. ऑडिट प्लान एंड ऑडिट स्ट्रैटेजी इंटर रिलेटेड होते हैं. दिस इज द थर्ड पॉइंट एंड गाइडलाइन फॉर डेवलपिंग द ऑडिट प्लान. फोर्थ पॉइंट, ऑडिट स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करती है आपको गाइडलाइन फॉर डेवलपिंग द ऑडिट प्लान. फिफ्थ पॉइंट इज दैट डिटेल ऑडिट प्लान वुड इंक्लूड द NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर सो एज टू ऑब्टेन SAI. सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. देन ऑडिट प्रोग्राम हम कहाँ बनाएंगे? नो हम ऑडिट प्रोग्राम तो एशिया के अंदर ही बनाएंगे. सो नो, इट्स नेचर ऑफ बिजनेस इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज एंगेज. देन ओवरऑल प्लान. Asia. A for accounting procedure, system of internal control and accounting procedure. S for size of organization and then size of organization and its management. I. A, she, yeah.
I for information regarding the organization of business. Then accounting and management policies. Accounting and management policies. No, business जो हमारा ऑडिट प्रोग्राम था वो तो हम एशिया में ही बनाएंगे. नो एशिया. नेचर ऑफ बिजनेस, ओवरऑल प्लान and Asia. A for accounting procedures, S for size of organization and structure of its management, I for information regarding the business organization, and then the accounting policy and accounting and management policy. Then subsequent engagement पर बात आती है तो हम उसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे. Whatever the experience we gained during the previous audit, we have to apply it in our current year audit. So experience gained during the previous audit. Then the next point is important changes किसमें, IASS. जो भी IASS में हमारे important changes होंगे हम उसको note down करेंगे. ठीक है, उसको jotted down करेंगे. I for internal control, A for accounting procedures, then the S for system of management and S for scope of business. ये 4 चीज़ें हम jot down करेंगे. Then we have to evaluate the internal control made for the current year. Current year का जो भी internal control का हमारा evaluation है हम उसे consider करेंगे. Then the next point is कि हमें अपने audit program में कब कब changes करने चाहिए. Turnover हमारा substantially increase हो चुका है. दूसरा पॉइंट है कि हमारा इंटरनल कंट्रोल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था as we was expecting before starting our audit. Then एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज हो गया है बुक डेट के अंदर. देन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज कंपेयर टू इन द प्रीवियस ईयर हमारा वैल्यू ऑफ स्टॉक काफ़ी बढ़ चुका है. एंड हमारी फोर्थ सिचुएशन क्या आती है कि असेट ऑफ द कंपनी इज मिस अप्रोप्रिएटेड. ऐसा सस्पिशन है मुझे, तो क्या करूँगे, तो उस केस में हम अपना ऑडिट प्रोग्राम चेंज करेंगे. ऑडिट एग्जीक्यूशन में एग्जीक्यूशन प्लानिंग, उसके बाद में कंट्रोल और रिस्क को इवेलुएट करेंगे, टेस्टिंग, एंड उसके बाद में हम रिपोर्ट दे देंगे. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट SA 300. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू SA 315. SA 315, identifying and assessing the risk of material misstatement to understanding the entity and its environment. You have to identify and assess the ROMM. You have to identify and assess the ROMM while understanding the entity and उसका environment. ठीक है, तो हमें उसके लिए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और उसकी रिलेटेड एक्टिविटी को मेजर करना पड़ेगा. तो उसकी कितनी टेक्निक है, उसकी टेक्निक है यहाँ पर, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लो. ORAICI. कितने हमको शॉर्ट फॉर्म याद कराओगे, मैं तो शॉर्ट फॉर्म याद कर करके थक गए हूँ. ORAICAI. कितने शॉर्ट फॉर्म हमें याद करने पड़ेंगे. ठीक है, ORAICAI हमें कितने शॉर्ट फॉर्म याद करने पड़ेंगे. और एज सच यहाँ पर C का कोई रेलेवेंस नहीं है, बट मैंने इसको फिर भी लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग फॉर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटी. सो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटी, अरे इतने सारे तो हमने शॉर्ट फॉर्म याद किए. ORAICI. आप हमें कितने शॉर्ट फॉर्म याद कराओगे. O for observation, R for related activity. ORAICAI. I for inquiry of management. Then C का कोई रेलेवेंस नहीं है. A का है analytical procedure. Then I for inspection. ORAICAI. O for observation, I for related activity, I for inquiry of management and other, then analytical procedure, and then inspection. So ऑब्जर्वेशन हमें पता है ऑब्जर्वेशन क्या होता है. देन रिलेटेड एक्टिविटी का यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए हैं. वी हैव टू लर्न दीज 4 पॉइंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर इट इज़ करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन. जो इन्फॉर्मेशन हमने ऑब्टेन की है क्या वो सही है या उसमें भी रिस्क अवेलेबल है. ठीक है, रिस्क है तो नहीं, बिल्कुल गलत. इश्क नहीं होना चाहिए रिस्क से. रिस्क के साथ में मिटिगेशन होना चाहिए. ठीक है, रिस्क से कैसे इश्क हो सकता है, रिस्क से गलत बात. ठीक है, सो हियर इट इज नो इश्क विथ द रिस्क. हियर इट इज रिलेटेड एक्टिविटी. ठीक है, related activity. Correctness of information obtained. Whatever information you have obtained is actually
correctness of information obtained. If the auditor uses information obtained from previous year या past year experience, you have to determine, means as an auditor you have to determine what you have to determine. You have to determine whether there are changes. Yes, if there are changes, then you have to evaluate its effect in your रेलिवेंट इन योर करंट ईयर ऑडिट. ठीक है, अब जो उसका रेलिवेंस होगा आपके ऑडिट के ऊपर, यू हैव टू इवेलुएट द इम्प्लीकेशन ऑफ इट ऑन योर करंट ईयर ऑडिट. और अगर यू हैव, इफ यू डिटर्मिन दैट देयर आर नो चेंजेस, देन यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग, स्टॉप इट ओवर हेयर एंड मूव फॉरवर्ड. ठीक है, तो रिलेटेड एक्टिविटीज़ में आपके 2 पॉइंट हो गए. यू हैव टू डिटर्मिन द करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन वट एवर यू हैव ऑब्टेन, यू हैव टू डिटर्मिन द करेक्टनेस ऑफ सच. देन यू हैव टू डिटर्मिन वेदर देयर आर चेंजेस. इफ येस देयर आर चेंजेस, देन यू हैव टू अफेक्ट इट्स रेलिवेंस फॉर द ऑडिट एंड उसका इम्प्लीकेशन भी आपको चेक करना पड़ेगा. देन इफ देयर आर नो चेंजेस, देन स्टॉप, नो नीड टू डू एनीथिंग other than this. If the auditor uses information obtained from previous year या past experience, you have to determine the changes. Then susceptibility of material misstatement, and then अगर आपके engagement partner है तो engagement partner की ये responsibility बनती है कि वो बिना knowledge लिए, entity का knowledge लिए बिना entity का audit ना करे. क्यों ना करे? देखो, जब हमने SQC 1 याद किया था, ठीक है, उसमें हमने ICC याद किया था. आईसीसी के अंदर जो 2 पॉइंट, जो सेकेंड वाला पार्ट था, सीसी का मतलब था कॉम्पिटेंस. कॉम्पिटेंस के अंदर 2 पॉइंट थे, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. ठीक है, तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो आप कॉम्पिटेंट ही नहीं होगे ऑडिट करने के लिए. इसलिए एंगेजमेंट पार्टनर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना जब भी ऑडिट करना स्टार्ट करे तो उससे पहले वो एंटिटी की नॉलेज ले ले. गॉट माई पॉइंट? अरे वाह, क्या लिंक किया है मैम, मुझे तो बिल्कुल एकदम वो पार्ट ही रिकॉल हो गया. होना भी चाहिए, हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं उसके लिए. ओके, देन इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स. हमें इंक्वायरी करनी पड़ेगी मैनेजमेंट की भी एंड उनके रिलेटेड पर्सन्स की भी, मैनेजमेंट की भी एंड अदर्स की भी. ठीक है, अदर्स में कौन कौन आते हैं? अदर्स में आते हैं TCWG, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, इंटरनल ऑडिट पर्सनल, जो भी उनका इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बैठा है उसके पर्सनल भी अदर्स के अंदर काउंट होते हैं. कोई उनका लीगल काउंसिल है वो भी अदर्स में काउंट होगा. मार्केटिंग एंड सेल्स पर्सनल भी अदर्स के अंदर काउंट होंगे. अनयूजुअल ट्रांजैक्शन विद एम्प्लॉयज़, मैंने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लिख दिया है बट आप इसको एम्प्लॉयज़ कर लो. ओके, एम्प्लॉयज़, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन विद एम्प्लॉयज़ के साथ में जो भी कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसकी इंक्वायरी करनी पड़ेगी. आपको किसकी इंक्वायरी करनी पड़ेगी? यू हैव टू डू द इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स. मैनेजमेंट एंड अदर्स का मतलब क्या? 5 लोग. TCWG इंटरनल ऑडिट वाले लोग, लीगल काउंसिल, मार्केटिंग, सेल्स के बंदे एंड उसके बाद में कोई ऐसा एम्प्लॉय जिसके साथ कंपनी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन में एंटर कर चुकी है, आपको वो भी चेक करना पड़ेगा. Another point is analytical procedure. What are the analytical procedure? You have to check what are the analytical procedures that have been performed by the auditor. Then inspection. Inspection के बिना audit कैसे complete होगा? So this is related activities. और AICI कितना याद करवाओगे? मासूम बच्चों को जाने दो, बच्चे मासूम हैं. हाँ मासूम है, अच्छे बच्चे हैं. Risk assessment procedures and related activity. First it is observation, then related activity. Related activity में हमने 4 पॉइंट देख ली जहाँ पे हमने कहा है कि हमारी इंफॉर्मेशन जो हमने ऑब्टेन की उसकी करेक्टनेस देखनी है. सेकेंड पॉइंट है जो भी हमने इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की है प्रीवियस ईयर से या अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, हमें उसमें चेंजेस डिटरमिन करने होंगे. अगर चेंजेस हैं तो उसका इफेक्ट हमें अपने ऑडिट पर देखना होगा, अपनी ऑडिट रिपोर्ट पर देखना होगा उसका इम्प्लीकेशन. और अगर कोई चेंजेस नहीं देन कोई बात नहीं, तो चेंजेस ही नहीं है तो फिर क्या करना. सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, हमें उसका सस्पेक्शन चेक करना पड़ेगा एंड एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नॉलेज के बिना ऑडिट ना करें. इंक्वायरी करनी है किसकी? मैनेजमेंट की. और 5 लोगों की. 5 लोग कौन? TCWG, उनके इंटरनल ऑडिट वाले, लीगल काउंसिल, मार्केटिंग, सेल्स वाले एंड अनयूजुअल ट्रांजैक्शन विद एम्प्लॉयज़. जो एम्प्लॉयज़ के साथ में हमारा अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है हमें उसको चेक करना पड़ेगा. और AICAI, O for observation, R for related activity, I for inquiries,
देन सी का कोई रिलेवेंस नहीं, अगेन ए फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर एंड आई फॉर इंस्पेक्शन। component of internal control, mark it as लड्डू क्वेश्चन, इट इज ए लड्डू क्वेश्चन, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है एग्जाम में, या तो अगर आपका 4 मार्क के लिए नहीं आया तो 2 मार्क के लिए तो आ ही जाएगा एमसीक्यू के अंदर, ठीक है। कंट्रोल इन्वायरमेंट, रिस्क असेसमेंट, इंफॉर्मेशन कंट्रोल एक्टिविटी एंड मॉनिटरिंग। अभी इसको याद कर लो, इसका जो शॉर्ट फॉर्म दिया है वो ये रहा, CRICM, क्रिस्म, CRICM, क्रिस्म, ओके, क्रिस्म, क्रिस्म। component of internal control, C for control activity, R for risk assessment, C for control environment, sorry not activity, environment, first C for control environment, okay, again come with me, C for control environment, R for risk assessment, I for information, C for control activity, M for monitoring, again come with me, C for control environment, R for risk assessment, C for control environment, R for risk assessment, I for information, C for control activity, M for monitoring, again come with me, C for control environment, C for control environment, R for risk assessment, I for information control activity and then monitoring. Control environment, risk assessment, information control activity and monitoring, again come with me, control environment, risk assessment, information control activity and monitoring, CRISM. Then ROMM, ROMM क्या होता है, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। हमें इसमें क्या क्या डिटरमिन करना होता है, देखो रिस्क 2 तरह का होता है, एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर रिस्क आता है वो परसुएसिव रिस्क होता है, ठीक है, परवेसिव रिस्क होता है, बट परसुएसिव, इट्स परवेसिव रिस्क। परवेसिव का डेफिनेशन हमने पढ़ा था ना, यस, लेक्चर नंबर 3 में, लेक्चर नंबर 3 में हम परवेसिव का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। तो जो भी ROMM हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर होता है वो परवेसिव होता है। परवेसिव का जो डेफिनेशन है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं उसको दोबारा आपको रिकॉल कराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, ओके। ROMM हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर होता है, वो परवेसिव होता है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए परवेसिव क्या होता है। कोई ऐसी चीज़ जो एक से ज़्यादा आइटम को इफ़ेक्ट कर रही हो, और अगर एक से ज़्यादा आइटम को इफ़ेक्ट नहीं कर रही हो तो वो ऐसी एंट्री या ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो एक ही पार्ट को सब्सटेंशियली इफ़ेक्ट कर रही है, ठीक है। ऐसे आइटम्स को क्या बोलते हैं, परवेसिव। तो अगर ROMM फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर है तो वो परवेसिव होता है, और अगर असर्शन लेवल पर है तो वो हो सकता है परवेसिव, वो हो सकता है परवेसिव नहीं हो। असर्शन लेवल क्या होते हैं, असर्शन लेवल का मतलब होता है ACPD। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन का तो कोई काम है नहीं, अकाउंट क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर, देखो मैंने यहाँ पर इसको राइट डाउन किया है, बट इट्स नॉट दैट मच रिलेवेंट, इसलिए मैंने, क्योंकि ये इंटर का पोर्शन है, मैंने इसलिए छोटा छोटा यहाँ पर कवर कर लिया। तो अकाउंट क्या होता है, अकाउंट बैलेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन, ये क्या होती है, ये हमारी असर्शंस होती हैं। C फॉर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में क्या आती है, अक्रेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड एलोकेशन, कट ऑफ एंड क्लासिफिकेशन, ये सारी हमारी अक्रेंस क्लासिफिकेशन के अंदर आती हैं। देन D फॉर डिस्क्लोजर, अक्रेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड, और क्या 3 पॉइंट आते हैं, अकाउंट बैलेंस, वैल्यूएशन एंड कंप्लीटनेस, ये सब हमारे डिस्क्लोजर का पॉइंट है, ओके। सो ये हम यहाँ पर असर्शन लेवल में, अगर असर्शन लेवल में हमारा रिस्क आता है तो इट मे और मे नॉट बी परवेसिव, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल में हमारा रिस्क हमेशा परवेसिव होगा। सो अब आते हैं इस SA 315 के याद करने वाले पॉइंट। ऐसे कौन से रिस्क हैं जिसमें हमें स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशंस लेना पड़ेगा, ऐसे कौन से रिस्क हैं दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। तो वो रिस्क कौन कौन से, रिस्क ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड में तो हमें स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। बिना स्पेशल ऑडिट स्पेशल एरिया कंसिडर करें हम कैसे फ्रॉड को छोड़ सकते हैं। तो रिस्क ऑफ फ्रॉड इज ए अटेंशन एरिया फॉर द ऑडिट, for the auditor for the purpose of to conduct the audit of the particular year, ठीक है। सो स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन में सबसे पहला पॉइंट आता है रिस्क ऑफ फ्रॉड। देन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन, कोई ट्रांजेक्शन है जो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि वो समझ में ही नहीं आ रहा, तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी चीज़ों पर हमें अपना स्पेशल
अटेंशन रखना होगा? यस, रखना होगा. सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन इज द वन फैक्टर, one type of risk is that type of risk in which auditor need to give his or her special audit consideration. Okay, then risk of unusual transaction. रिस्क ऑफ अनयूजुअल ट्रांजेक्शन विथ रिलेटेड पार्टी. रिलेटेड पार्टी के साथ आप अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो तो स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशंस तो बनता ही है. देन डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन द मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मेजरमेंट जब हम कर रहे थे तो हमें उसमें कोई सब्जेक्टिविटी ही नहीं दिख रही थी, तो उस केस में हमारा स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशंस आएगा. ठीक है, इट्स अ वेरी जजमेंटल मैटर. ठीक है, ये पूरी तरह से ऑडिटर के जजमेंट पे डिपेंड होता है कि ऑडिटर इस केस में क्या जजमेंट फ्रेम करता है, क्या वो अपनी सब्जेक्टिविटी लेवल डिटरमिन करता है. ठीक है, इट्स वेरी सब्जेक्टिव मैटर, आई मीन जजमेंटल मैटर फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिटर. रिस्क ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटीज़ हैं तो वो तो स्पेशल पार्ट ऐसे ही बन गया. देन रिस्क रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग एंड अदर डेवलपमेंट. सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग एंड अदर डेवलपमेंट. चलो इसको रिकॉल करते हैं. स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन. स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन. रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन. रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन. कौन कौन से रिस्क हैं? रिस्क ऑफ फ्रॉड, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, रिस्क ऑफ अनयूजुअल ट्रांजेक्शन विथ रिलेटेड पार्टी. चलो 3 फिर से रिकॉल करो. रिस्क ऑफ फ्रॉड, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, रिस्क ऑफ अनयूजुअल ट्रांजेक्शन विथ रिलेटेड पार्टी. अगेन, risk of fraud, complexity of transaction, risk of unusual transaction with related party, degree of subjectivity in the measurement of financial statement, degree of subjectivity in the measurement of financial statement, then risk due to involvement of uncertainties, risk due to involvement of uncertainties, then risk relating to significant economic accounting and other development, risk relating to significant economic accounting and other development. रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन. ऐसे कौन कौन से रिस्क हैं? रिस्क ऑफ फ्रॉड. फ्रॉड हुआ है तो आपको स्पेशल अटेंशन देना ही पड़ेगा. देन कॉम्प्लेक्सिटी. कोई ट्रांजेक्शन इतना कॉम्प्लेक्स है कि आपके समझ में ही नहीं आ रहा है तो उसको आप स्पेशल अटेंशन तो दोगे ही. ठीक है, सपोज कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है, सपोज एक्सपोर्ट का केस है, उसमें जो एलसी ओपन होती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने एक एलसी ओपन करवाई. एलसी मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट. आपने एक लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करवाया, उसके बाद में जब उसकी मैच्योरिटी डेट आ रही थी आप गए बैंक के पास और आपने जाकर बोला अरे इसको अमेंड करके इसकी मैच्योरिटी डेट चेंज कर दो. तो अमेंडमेंट हुआ. ठीक है, उसकी मैच्योरिटी डेट चेंज हो गई. कुछ चार्जेस बैंक लेगा. फिर जब उसकी मैच्योरिटी डेट आने वाली थी आप गए और आपने फिर से अमेंडमेंट करा दी. ऐसे 3-4 बार और करवाया तो वो जो ट्रांजेक्शन होता है ना वो एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन बन जाता है, क्योंकि उस केस में आपके जो चार्जेस होंगे, क्या चार्जेस डिडक्ट हुए हैं एंड कितना कॉम्प्लेक्सिटी उसमें आती है, क्योंकि उसमें आपको बार बार कुछ एक्चुअली जो एलसी में चार्जेस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक साइट के, एक न्यूज़ांस के. तो उस केस में आपको साइट के चार्जेस अलग पे करने होते हैं, न्यूज़ांस के अलग. और जब आप उसमें अमेंडमेंट करवाते हो तो उसमें काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है इन टर्म्स ऑफ determining the charges that you are paying and actually the charges you must pay. और ये तो एक पॉइंट हुआ. दूसरा पॉइंट वो हुआ आपको उस केस में आपको फॉरेक्स के जो रेट होते हैं रेट भी देखना पड़ेगा. किस दिन आपने एक एलसी ओपन की उस दिन का क्या रेट था, उसके बाद में जिस दिन के लिए आपने पहले बुक किया उसका फॉरवर्ड रेट क्या था, एंड जिस दिन आप गए आपने जाकर एलसी को कैंसिल करके न्यू एलसी अमेंड करवाई उसका क्या रेट था. तो ये जो ट्रांजैक्शन होता है जहाँ आपने 2-4 बार एलसी अमेंड करवाई ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन बन जाता है ऑटोमेटिकली. ठीक है, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन का. इस तरह के ढेर सारे और एग्जांपल हो सकते हैं. अनदर पॉइंट इज रिस्क ऑफ अनयूजुअल ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी. रिलेटेड पार्टी मतलब जो भी आपकी डायरेक्टर, मैनेजर, ओनर्स हैं उनके साथ में कंपनी का क्या ट्रांजेक्शन है. ठीक है, ऑडिटी का क्या ट्रांजेक्शन है. देन डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन द मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये बहुत जजमेंटल इशू है. ये ऑडिटर क्या चीज़, कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिसको ऑडिटर को सब्जेक्टिव मानना चाहिए, ये पूरी तरह से ऑडिटर के ऊपर डिपेंड करता है. देन रिस्क ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटीज आ जाने की वजह से वो तो स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन के दायरे में आ ही गया. अनदर पॉइंट है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग एंड अदर डेवलपमेंट. उसके अंदर जो भी रिस्क इन्वॉल्व हैं आपको वो रिस्क पे स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन लेना ही पड़ेगा.
रिस्क बेस्ड ऑडिट, Audit operations to identify and prioritize risk. Audit operations to identify and prioritize risk and assess audit management strategy and control determined to रिस्क बेस्ड ऑडिट क्या होता है. देखो इसको याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं, बस इसको समझ के ले लो, समझ लो एंड यू विल बी डन विद इट. रिस्क बेस्ड ऑडिट क्या होता है, जहाँ पे हम रिस्क को बेसिस बनाकर अपना ऑडिट स्टार्ट करते हैं. हम उसमें रिस्क प्रोन, हम एक एंटिटी में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि कौन कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जो रिस्क प्रोन हैं. तो वो रिस्क प्रोन एरियाज़ पर हम अपना स्पेशल फोकस रख के उस एंटिटी का ऑडिट करना स्टार्ट करते हैं. ओके, सो इट इज़ रिस्क बेस्ड ऑडिट. देन दूसरा पॉइंट होता है कंट्रोल बेस्ड ऑडिट. कंट्रोल बेस्ड ऑडिट वो पार्ट होता है जहाँ पे हम अपने जो कंट्रोल्स होते हैं एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल, उसको बेसिस बनाकर अपना ऑडिट स्टार्ट करते हैं. मीन्स जहाँ पर कंट्रोल वीक वहाँ पर हमारा ऑडिट प्रोसीजर्स ज़्यादा, जहाँ पर कंट्रोल स्ट्रॉन्ग रहते हैं वहाँ पर हम अपना सैम्पल बेसिस थोड़ा सैम्पल साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंट्रोल बेस्ड ऑडिट. ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं. रिस्क बेस्ड ऑडिट, ऑडिटी ऑपरेशंस टू आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज रिस्क. पहले तो हम बोलेंगे, पहले जो भी रिस्क होगा हम उसको प्रायोरिटाइज करेंगे, किस एरिया में ज़्यादा रिस्क है. ठीक है, सपोज कोई एक एंटिटी है, वहाँ पे जो उनकी छोटी छोटी असेट होती हैं वो असेट ज़्यादा चोरी होती हैं, तो वो हमारे लिए रिस्क बेस एरिया हो सकता है. क्योंकि अगर एंटिटी किसी ऐसे बिजनेस ऑपरेशन में डील करती है जहाँ पे छोटी छोटी एसेट होती हैं और वो छोटी छोटी चोरियाँ हमारी होती ही जा रही हैं, तो इट माइट बी अ रिस्क प्रोन एरिया. तो उस केस में हमें एंटिटी के ऑपरेशंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एंड जो रिस्क एरिया है उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. देन द assess auditing management strategy and control to determine the residual risk. रेसिडुअल रिस्क क्या होता है, रिस्क असेसमेंट के बाद जो बचा हुआ रिस्क होता है उसको कहते हैं रेसिडुअल रिस्क. तो रेसिडुअल रिस्क हमको असेस करना पड़ता है कि अगर हम प्रॉपर कंट्रोल भी लगा लें. ऑडिटी असेस ऑडिटी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, ऑडिटी के मैनेजमेंट की क्या क्या स्ट्रैटेजी हमें उसे असेस करना होता है. उसके बाद हम कुछ कंट्रोल्स लगाते हैं एंड उस कंट्रोल के बाद भी कुछ ऐसा रिस्क होता है जो बच जाता है. कंट्रोल पूरी तरह से कंट्रोल, जितना हम रिस्क कंट्रोल कर सकते थे, जितना हमने अभी इससे पहले वाली क्लास में ऐसे 200 के अंदर पढ़ा था कि 3 तरह के रिस्क होते हैं. रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट के अंदर 2 रिस्क होते हैं, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क. एंड उसके बाद हमने एक डिटेक्शन रिस्क पढ़ा था. तो अगर हमने रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट के अंदर इनहेरेंट रिस्क भी अलग कर लिया है एंड कंट्रोल रिस्क भी कंट्रोल कर लिया है, उसके बाद भी जो कुछ रिस्क बचता है उसको कहते हैं रेसिडुअल रिस्क. ठीक है, इनहेरेंट रिस्क को ही हम रेसिडुअल रिस्क कहते हैं इन जनरल पार्लेंस. ओके, क्योंकि वही हमारा बचा हुआ रिस्क होता है जो हम मिटिगेट नहीं कर पाते. ठीक है, तो अब इतना रिस्क पढ़ने के बाद में आप ये मत कहना कि रिस्क से तो इश्क है. भाई वो सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है, यहाँ पे हमें रिस्क को मिटिगेट करना है. जस्ट लाइक यू आर फीलिंग अ रिस्क इन CA फाइनल ऑडिट करिकुलम, दैट्स वाई यू हैव ज्वाइन माई प्रैक्टिस सेशन एंड यू मिटिगेट द रिस्क ऑफ CA फाइनल ऑडिट. इन द सेम वे हमें ऑडिट को मिटिगेट करना होता है. आपको ये मतलब बैठे नहीं रहना होता है कि नहीं हम तो अब जो भी रिस्क है वो हम खुद फेस करने वाले हैं. अरे नहीं, मिटिगेट करना है इसे. दैट्स वाई आई हैव लॉन्च माई प्रैक्टिस सेशंस. बाय द वे व्हाट वी वर स्टडिंग, वी आर सेइंग दैट वी हैव टू कंट्रोल एंड डिटरमिन द रेसिडुअल रिस्क टू. जो भी रिस्क बचा हुआ रह गया है हमें उसे भी मिटिगेट करना पड़ेगा. देन मैनेजमेंट ऑफ रेसिडुअल रिस्क टू एक्सेप्टेबल लेवल. जो भी रिस्क बचा है हम उसको इतना कम तो कर ही दें कि वो हमारे एक्सेप्टेबल लेवल तक, मतलब हम एक्सेप्ट कर लेंगे चलो इतना रिस्क है तो चलता है, इतना रिस्क चलेगा, हमें कोई इतनी हमारी ऑडिटर्स रिपोर्ट पर उस रिस्क का इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. देन इन्फॉर्म ऑडिटी अबाउट द रिजल्ट ऑफ ऑडिट थ्रू अप्रोप्रिएट रिपोर्ट. और एट द एंड हमें क्या करना होगा, जो कुछ भी हमारा रिस्क हुआ, जो कुछ भी हमारा रिस्क मैनेजमेंट हुआ, जो कुछ भी हमने रिस्क बेस्ड ऑडिट किया उसकी हमें एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी. ठीक है, ऑडिटी को हम कैसे बताएंगे कि हमने ऑडिट कर लिया और उसके बाद में हमने एक ओपिनियन फॉर्म कर लिया. जो कुछ भी हमने किया हम उसको बताएंगे थ्रू एन अप्रोप्रिएट रिपोर्ट. रिस्क बेस्ड ऑडिट करने के बाद
मतलब कि हमने उसके रिस्क एंड कंट्रोल सब कुछ चेक कर लिया, उसके बाद में हम एक रिपोर्ट के थ्रू ऑडिटी को इन्फॉर्म कर देंगे कि ये हमारी ऑडिट रिपोर्ट है आपके लिए। ओके, तो ये पूरा पॉइंट क्या हुआ, इन्फॉर्म ऑडिटी अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ द ऑडिट थ्रू अप्रोप्रिएट रिपोर्ट। देन कंट्रोल बेस्ड ऑडिट। कंट्रोल बेस्ड ऑडिट में मैंने आपको बताया था कि हम कंट्रोल बेस्ड ऑडिट करते हैं, मतलब कि जो भी हमारे कंट्रोल एप्लीकेबल कंट्रोल्स हैं हम उसको असेस करते हैं, जहाँ पर इंटरनल कंट्रोल वीक वहाँ पर ज़्यादा रिस्क, वहाँ पर ज़्यादा प्रोसीजर्स एप्लीकेबल करते हैं, जहाँ पर हमारे कंट्रोल स्ट्रांग होते हैं वहाँ पर कम प्रोसीजर्स हम एप्लीकेबल करते हैं। सो एज ए पार्ट ऑफ ईयर एंड स्टैट्यूटरी रिपोर्ट एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफन सीक कंट्रोल बेस्ड ऑडिट। कंट्रोल बेस्ड ऑडिट करना चाहेगा ऑडिटर, कौन सा ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर, क्योंकि उसको कम टाइम मिलता है। तो हमारी सैम्पलिंग हमेशा इस हिसाब से डिज़ाइन होती है, जहाँ पर हमारे इंटरनल कंट्रोल वीक होते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर अपने ज़्यादा कंट्रोल अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ओके, ओनली व्हेन इट कैन बी सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूडेड। बट यहाँ पे आई थिंक आई मिस समथिंग, नो आई हैवेंट मिस समथिंग, बट व्हाट आई रोट ओवर हियर, यहाँ पर मैंने लिखा है अगर कंट्रोल सेटिस्फैक्ट्री होंगे तभी तो हम कंट्रोल बेस्ड ऑडिट कर पाएंगे, अगर कंट्रोल सेटिस्फैक्ट्री नहीं होंगे तो हम कैसे कंट्रोल बेस्ड ऑडिट कर पाएंगे। तो एक्सटर्नल ऑडिटर कंट्रोल बेस्ड ऑडिट ही करना चाहेगा ओनली व्हेन द कंट्रोल इज सेटिस्फैक्ट्री एंड इट कैन बी सेड दैट द कंट्रोल इज सफिशिएंट टू परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स। मतलब हम सैम्पलिंग तभी तो लगाएंगे जब हमें लगेगा कि नहीं हमारा कंट्रोल, उस एंटिटी का, पर्टिकुलर एंटिटी का कंट्रोल अच्छा है। ओके, देन दैट शुड बी कंप्लीट एक्यूरेट एंड डेटा। इसको डेटा कर लो, ये एक्चुअली में डेटा ही है बट I don't know how it is, how I read it as date. Data should be complete, accurate and valid. बिना complete, accurate and valid data के हम कैसे अपना audit कर सकते हैं, audit ही effective नहीं होगा फिर तो। Then evidence that controls are designed effectively and meet their intended objective. कंट्रोल तो हमने इफेक्टिवली डिज़ाइन किए ही हैं और जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उसको मीट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इस बात का एविडेंस होगा तभी हमारा कंट्रोल बेस्ड ऑडिट सफल होगा। ठीक है, देन सिग्निफिकेंट एडवांटेज फॉर द ऑडिटी as it reduces the amount of substantive testing. Significant advantage for the auditee as it reduces the amount of substantive testing which includes effort intensive detailed procedure. हमें कोई जो हमारे ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जो बहुत ही एफर्ट इंटेंसिव हैं, तो हमें ऐसे सब्सटेंटिव टेस्टिंग को हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर हमारा कंट्रोल बेस्ड ऑडिट अच्छे से वेल प्लान्ड है। ठीक है, वेल प्लान्ड इन द सेंस कि जहाँ पर हमारे कंट्रोल वीक है वहाँ पर हमने ज़्यादा सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अप्लाई की, जहाँ हमारे कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर हमने कम सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अप्लाई किए हैं। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए डाल दिया, इट इज़ नॉट दैट मच रिलेवेंट, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए डाला कि एफर्ट इंटेंसिव डिटेल प्रोसीजर्स क्या मतलब है। तो एग्जाम्पल, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट बहुत ज़्यादा एफर्ट इंटेंसिव होता है, डिटेल्ड प्रोसीजर होता है। सपोर्ट बैलेंस इन ट्रांजेक्शन, इसका कोई रिकॉर्ड होता है तो वो बहुत ज़्यादा एफर्ट इंटेंसिव होता है। आपको बैलेंसेस चाहिए, आपको ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड चाहिए, तो कई बार एंटिटी वो एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड नहीं निकाल पाती, कई सालों के जब आपको चाहिए होते, तो ऐसे कुछ रिकॉर्ड होते हैं जो बैलेंसेस को सपोर्ट करने के लिए या कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की सपोर्टिंग के लिए चाहिए होते हैं, वो काफ़ी बार बहुत ज़्यादा एफर्ट इंटेंसिव होते हैं। तो अगर कंट्रोल अच्छा है एंटिटी का तो ठीक है, अगर कंट्रोल अच्छा है तो हम क्यों जाएंगे फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करने, हम क्यों मांगेंगे उनसे हज़ारों सालों के पेपर्स। ठीक है, देन कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी, ये तो बहुत ही, अब क्या ही बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन होती है प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा टिपिकल होती है। अगर आपने कंफर्मेशन लेटर भेजा है पार्टी को तो बहुत रेयर केसेस में होता है कि पार्टी रिप्लाई करेगी, अनलेस एंड अनटिल मैनेजमेंट इन्वॉल्व ना हो और मैनेजमेंट उससे बार बार बोले कि नहीं हमारे ऑडिटर बैठे हैं, आप हमें रिप्लाई करिए। ठीक है, तब तक की तो रिप्लाई आना आप छोड़ ही दो। देन चेकिंग कैलकुलेशन, आपको रीकैलकुलेशन रीचेकिंग परफॉर्म करने की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब आपको लगता है कि सारी जो कैलकुलेशन है वो रॉन्ग है, सारी मिस कैलकुलेशंस की गई हैं, तभी तो आपको दोबारा से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। देन IT रिलेटेड रिस्क, इनएक्यूरेट डेटा प्रोसेसिंग, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा,
IT रिलेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, IT मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड रिस्क कौन कौन से होंगे? जब हमारी डेटा प्रोसेसिंग गलत होगी, हम अपने डेटा का किसी अनऑथराइज पर्सन को एक्सेस दे देंगे तो हमारा IT में रिस्क आ जाएगा। देन अगर हमारे डेटा सिस्टम और प्रोग्राम को किसी ने अनऑथराइज्ड चेंज कर दिया तो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिस्क क्रिएट होता है। मैनुअल इंटरवेंशन कुछ ज़्यादा ही है, इनअप्रोप्रिएट है, मतलब कुछ ऐसी फील्ड होती हैं जहाँ पर मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, बट वहाँ पर भी मैनुअल इंटरवेंशन है तो वो हमारे IT रिलेटेड रिस्क में कवर हो जाएगा। देन पोटेंशियल लॉस टू डेटा, इट माइट हैपन कि ये चारों फैक्टर्स की वजह से हमारा डेटा भी लूज हो सकता है। 4 फैक्टर क्या कौन से हैं? आपकी डेटा प्रोसेसिंग नहीं सही है, आपका अनऑथराइज्ड एक्सेस है डेटा को, आपकी डेटा में कोई भी आगे चेंजेस कर जाता है, और मैनुअल इंटरवेंशन तो जब जो समझ में आता है, हर एक बंदा आपके ऑफिस का बैठ के मैनुअली इंटरवीन कर देता है आपके डेटा के अंदर, तो इन सब से हो सकता है हमारा डेटा ही उड़ जाए, ठीक है। पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा, ये सब क्या है? IT रिलेटेड रिस्क है, इसको याद कर लो। इनएक्यूरेट डेटा प्रोसेसिंग, अनऑथराइज एक्सेस, अनऑथराइज चेंजेस, इनअप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन एंड पोटेंशियल लॉस। अगेन कम विथ मी, इनएक्यूरेट डेटा प्रोसेसिंग, अनऑथराइज एक्सेस, अनऑथराइज चेंजेस, देन इनअप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन एंड पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा। अगेन कम विथ मी, inaccurate data processing, unauthorized access, unauthorized changes, and inappropriate manual intervention and potential loss of data. Again come with me, inaccurate data processing, unauthorized access, unauthorized changes to data system and program, then inappropriate manual intervention and potential loss of data. So here we have completed entire essay 300 and 305, 315 means 315, और हमने इसको अच्छे से याद किया। So that's all for today. अगर कहीं भी कुछ मिस हो रहा है then let me know in the comment section below, and अगर मेरा content अच्छा लग रहा है then give it a thumbs up and share it with your friends, because I never ever advertise my channel anywhere, so only you are the people who could help me to flourish. So thank you everyone, bye bye, and we'll meet again in the next video.